अब हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर के अंदर बेटा बहुत सारी बातें हैं जो आपके मन में कंफ्यूजिंग होती हैं। यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, दिस आइसोलेटेड फिनोमिना, बट इन दिस फिनोमिना द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ विच दिस करंट इज फ्लोइंग। ये करंट फ्लो क्यों कर रहा है? क्या मोशनल ईएमएफ एक फैराडे लॉ को रिप्रेजेंट करता है? अगर सब कुछ फैराडे लॉ से हो रहा था तो इमोशनल ईएमएफ क्यों लेकर, और अगर सब कुछ इमोशनल ईएमएफ से हो रहा है तो फैराडे लॉ की जरूरत क्या थी भाई? सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? तो अगेन आप सभी लोगों का वापस से स्वागत है पेन किलर सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर अब हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर के अंदर बेटा बहुत सारी बातें हैं जो आपके मन में कंफ्यूजिंग होती हैं, और क्या चीजें कैसे हैं, कैसे पूछा जा सकता है, और क्या एक्स्ट्रा टच आप लोगों को लेके चलना चाहिए, क्या क्या चीजें होती हैं, उसके बारे में हम करेंगे थोड़ी-थोड़ी चर्चा, ठीक है ना? तो आज के इस लेक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा आई थिंक आपके अंडरस्टैंडिंग में। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस जो आपके दिमाग में हैं अबाउट द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, अबाउट द मोशनल ईएमएफ एंड द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मोशनल ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इनके कुछ कंबाइंड इफेक्ट को भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर बेटा हमारे टारगेट होगा कि हम लोग मोशनल ईएमएफ के बारे में समझें एंड इससे एसोसिएटेड ऑल सर्किट्स, राइट? ऑल सर्किट्स का मतलब हो गया मोशनल ईएमएफ के साथ अगर आपका इंडक्टर मतलब एलआर सर्किट, आरसी सर्किट्स, प्योर कैपेसिटर सर्किट्स, जो जो पॉसिबिलिटी बन सकती है उनके बारे में भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही शानदार तरह के क्वेश्चंस डेवलप होते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। प्योर इंडक्टर के साथ क्या होगा, प्योर कैपेसिटर के साथ क्या होगा, और किस तरीके से बिहेवियर होता है। बहुत सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर के अंदर, क्योंकि आपके में बहुत सारे कंफ्यूजन रहे होंगे, राइट? उन सभी कंफ्यूजन का आज हम लोग करेंगे खात्मा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है मोशनल ईएमएफ के केस में, कि जो हम लोग बीबीएल पढ़ रहे होते हैं कि यार बीबीएल जो होगा ये ईएमएफ राइज हो जाएगा, ये ईएमएफ है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है या नहीं है, ये इसको ईएमएफ बोलने में क्या चीज अलग हो जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस बोलने में क्या डिफरेंस आ जाता है, राइट? ऐसी बहुत सारी बातें मन में आती हैं। और कई बार हम लोगों ने देखा होगा कि हम डायरेक्टली एक अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड बी में वो चल रहा है तो हम वहां पर एक रिप्लेस कर देते हैं बीबीएल का वायर भी। हमने ऐसी कई सारी चीजों को समझा है, देखा है, जाना है, पहचाना है, लेकिन इनके प्रभाव को भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे, आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी कहानी को। तो सबसे पहले चर्चा का विषय शुरू होता है इमोशनल ईएमएफ के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, जरा समझना बेटा ध्यान से ना। दिस इज रियली इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम सभी लोगों ने एक बेसिक सी चीज समझी, समझा है ना, कुछ बेसिक बातें और उसमें कुछ कंफ्यूजन्स। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें कर ले हम लोग। उम्मीद कर रहे हैं कुछ बेसिक बातों के अंदर आपके मन के कई सारे कंफ्यूजन में खत्म कर दूंगा, राइट? अब जैसे आप सबने क्या समझा, सोचिए, बताओ मुझे। अगर हमने देखा कि अगर एक ये वायर है या एक कंडक्टर है जिसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री नेचर के हैं और ये किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये मूव कर रहा है, तो क्या होगा? आपने कहा कि सर अगर ये किसी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जरा यहां ध्यान से समझना। अगर ये किसी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हम बोलते थे कि यहां पर चार्ज का एक्यूमुलेशन आ जाता है, मतलब पॉजिटिव पर धक्का नीचे, नेगेटिव पर नीचे की तरफ, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, पॉजिटिव यहां एक्यूमुलेट हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन तब तक इस तरीके से मूव करते रहेंगे जब तक कि उस पर लगने वाला फोर्स, अगर इलेक्ट्रॉन पर देखेंगे तो ई बी का फोर्स इधर लगेगा और ई इंटू ई का फोर्स ऊपर की तरफ लग जाएगा, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है एंड दैट इज इक्वल टू बीवी या बी क्रॉस बी। बात समझ में आता है? और यही बेसिक कहानी जो अपने को दिमाग में रखनी। तो E बराबर V क्रॉस V के डायरेक्शन, आपने कहा नहीं सर V क्रॉस V डायरेक्शन नहीं होती है, ये V क्रॉस V के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ऐसा है क्या? आपने कहा देखो सर बहुत सिंपल सी बात बताएं, तो V क्रॉस V अगर हम देखेंगे तो V क्रॉस V का फोर्स ऊपर की तरफ जाएगा, राइट? तो इसको अपोज करने के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ डेवलप हो जाती है, अपोजिट साइंस में डेवलप हो जाती है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V क्रॉस V के डायरेक्शन में आ जाता है, जो हम फंडामेंटली मोशनल ईएमएफ के नाम से जान रहे होते हैं।
करेक्ट, यही तो बेसिक पॉइंट आपने पढ़ा कि सर यहाँ पर एक जनरेट हो जाएगा, तो यहाँ पर जो डीवी होता है, हम सभी ने देखा दैट डीवी को आप कई लोग लिख देते हैं ई डॉट डीएल हो जाएगा, और इसके बाद हम लोग लिख देते हैं कि सर देखो माइनस होता है तो वी क्रॉस बी डॉट डीएल आ जाएगा। तो v क्रॉस b की दिशा में जितना लेंथ आएगा दैट सिंपली गोज टू dv, दैट इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, क्या इसको ईएमएफ बोलना ज्यादा बेटर होगा या पोटेंशियल बोलना ज्यादा? ऐसे कई सारे क्वेश्चन मन में आते हैं। चलिए आइए समझाता हूं कहानी है क्या। अब एक्चुअली मैं अगर बात करूं तो यहां पर मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सिचुएशंस। इन दो सिचुएशन के बीच में क्या डिफरेंस है? एक सिचुएशन यहां बनी हुई है, जरा मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान से समझना। एक सिचुएशन ये लगी है कंडक्टिंग रेल्स, याद है हम लोग कंडक्टिंग रेल्स की बात करते हैं, ये कंडक्टिंग रेल्स है। द वेरी सिमिलर सेटअप हमने यहां नीचे भी लगा दिया, दो कंडक्टिंग, आपने स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ा है, लेकिन क्वेश्चन को समझना यहां पर क्या क्वेश्चन है पूछ रहा हूं। मैंने कहा एक ये है और एक यहां पर एक है। इस केस में यहां पर कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, यहां पर मैंने एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया, यहां पर मैंने इसको v वेलोसिटी से आगे फेंक दिया। इन दिस केस एंड इन दिस केस रेजिस्टेंस इज देयर, अगेन सेम मैग्नेटिक फील्ड है, सब कुछ सेम है, दोनों केस में क्या डिफरेंस होगा? व्हाट इज द डिफरेंस इन दीज टू केसेस? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, ऊपर वाली लेंथ जो होती है उसका कोई लेना देना नहीं रहता है, इफेक्टिव लेंथ इनके बीच में जो कंडक्टिंग रेल के बीच में रहेगी उसी करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ रहा है, मतलब इन दो कंडक्टिंग रेल्स के बीच का, ये लेंथ एल मान ली। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इन द केस फर्स्ट एंड द केस टू, व्हाट विल यू से? क्या बोलोगे आप? सर पोटेंशियल कहने की बात अगर देखी जाए तो फंडामेंटल लेवल पे मैं एक छोटी सी बात समझा देता हूं जो आपका बेसिक खत्म कर देगा। यहाँ पे यहां पर बेटा बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है, चार्ज का एक्यूमुलेशन होता है, तो यहां पर चार्ज एक्यूमुलेट होते हैं इन दिस, यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, यहां पर बेसिकली इलेक्ट्रॉन दो तरीके के फोर्स फील कर रहा होता है, इसीलिए मोशनल ईएमएफ बोला जाता है, मोशनल पोटेंशियल डिफरेंस, मोशनल पोटेंशियल नहीं बोला जाता है। तो दो शब्दों को अलग अलग तरीके से समझना। ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ इज सिंपली डिफाइंड एज द एनर्जी पर यूनिट चार्ज, एनर्जी पर यूनिट चार्ज टू फ्लो, राइट? कितनी एनर्जी मिल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात बेसिकली वहां पर आ जाती है जो ईएमएफ के बारे में चर्चा कर रही होती है। ईएमएफ और पोटेंशियल ये दो अलग अलग विषय हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं, इनको कंबाइन होकर मत देखिए। पहली चीज समझिए, ईएमएफ जो है वो फंडामेंटली आपको बताता है कि कितना धक्का या कितना वर्क डन पर यूनिट चार्ज हो रहा है। अब अगर वो वर्क एक कंजर्वेटिव फील्ड कर रही है, कैसी फील्ड कर रही है? कंजर्वेटिव फील्ड कर रही है, देन इट इज कॉल्ड एज द पोटेंशियल ऑल्सो। तो उसको हम पोटेंशियल का नाम भी दे देते हैं, नाम भी दे देते हैं, ईएमएफ हटा नहीं, नाम तब भी दे सकते हैं। तो जैसे किरचॉफ हम लोग केवीएल्स की बात करते थे, हम लोग करंट सेटिंग बात करते थे, हम ईएमएफ बोल देते हैं बैटरी ऑफ 2 वोल्ट या बैटरी ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट, हमने हर जगह लिखा है, मतलब ठीक है 2 वोल्ट का ईएमएफ है, मतलब बैटरी आपका 2 वोल्ट या 2 जूल प्रति चार्ज का एनर्जी जो है वो सप्लाई, प्रति यूनिट चार्ज का एनर्जी जो है वो सप्लाई करेगा। ये फंडामेंटल चीजें हैं। अब यहां पर जब पोटेंशियल डिफरेंस शब्द यूज किया जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस इज ओनली डिफाइंड फॉर द कंजर्वेटिव फील्ड लाइंस। तो ईएमएफ जो है वो क्या है? वो एनर्जी प्रति यूनिट चार्ज है टू फ्लो, टू मूव, उस सर्किट में, उस लूप में घुमाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, उस सेगमेंट में कितनी चाहिए, वो ईएमएफ अक्रॉस दैट पर्टिकुलर सेगमेंट, मतलब इसके अक्रॉस है तो यहां से यहां जाने में कितना प्रति यूनिट चार्ज, कितना एनर्जी खर्च होगा, दैट इज डिफाइंड एज द ईएमएफ। अगर वो एनर्जी या वो खर्चा एक कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर नहीं हो रहा है तो उसको नहीं बोलेंगे, सिंपल। तो आपने कहा सर यहां पर क्या? मैंने कहा देखो बेटा, देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, and there is a very big difference that is between the conservative and there is a very big difference between the conservative field
तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंस क्या है, उनका ओरिजिनेशन क्या है, जरा उसको एक बार जरा ध्यान से समझ लीजिएगा, तो अपने आप आपके मन में दो बातें नजर आ जाएंगी। मैंने कहा यहां पर कि देखो यहां पर क्या है, चार्ज डिपोजिशन हो गया, ये चार्ज डिपॉजिट है। जब भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड किसी स्टैटिक चार्जेस डिपोजिशन के कारण, एक चार्ज डिपोजिशन के कारण एग्जिस्ट करती है, दैट इज कॉल्ड एज कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब वो एक पॉइंट चार्ज से डेवलप इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज कॉल्ड एज द कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? आप लोग देखो फंडामेंटली अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेशन देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हमसे ये बोलती है कि भैया फोर्स प्रति यूनिट चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। यही तो पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अब एक एक चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकती है। तो जब तक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड ही फोर्स लगा रही थी, तो हर जगह कंजर्वेटिव नेचर फील्ड आ रहा था, मतलब चार्ज चार्ज इंटरेक्शन ही हो रहा था। एक चार्ज बॉडी से दूसरी चार्ज पर फोर्स लग रहा था, तो हर जगह फिनोमिना वही था कि एक ग्रुप ऑफ चार्ज है, वो दूसरे ग्रुप ऑफ चार्ज, इट ग्रुप ऑफ चार्ज मे बी ऑफ द डिस्क, मे बी ऑफ द रिंग, मे बी ऑफ समथिंग एल्स, किसी और तरीके का चार्ज हो सकता है जो दूसरे ग्रुप ऑफ चार्ज, दूसरे क्लस्टर ऑफ चार्ज फोर्स लगा रहा था। बट जैसे हम अपना चैप्टर आगे बढ़ते गए, साइंटिस्ट ने जैसे जैसे इवोल्यूशन देखा, तो व्हाट हैपेंड कि यार एक चार्ज पर फोर्स जस्ट बिकॉज ऑफ क्लस्टर ऑफ चार्ज या ग्रुप ऑफ चार्ज से नहीं लग रहा है, या किसी पॉइंट चार्ज से लग रहा है, बट इट इज ऑल्सो बीन पुश्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने कहा अच्छा, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड एक किसी चार्ज पर फोर्स लगा रही है, तो गुरु इसको क्या बोलेंगे? तो आपने कहा यार सर इसको बोलेंगे फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। मैंने कहा बात तो ठीक है, फोर्स तो ठीक बात है, लेकिन यार फिनोमिना तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ही दे रही है। हाँ, तो जो V क्रॉस V का फिनोमिना अपन देखते हैं, QV क्रॉस V का फिनोमिना निकल के आता है, यहां पर वही तो हो रहा है। अब ये V क्रॉस V का फिनोमिना इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द कंजर्वेटिव फील्ड। तो ईएमआई के अंदर की जो गहरी बातें हैं, मैं उन दो बातों को आपके सामने लिख रहा हूं, समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना है जरा, क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी बातें हैं। अगर आप मेरे से बहुत लंबा समय से पढ़ रहे होंगे तो शायद कुछ बच्चे कनेक्ट कर पाएंगे, लेकिन अगर थोड़ी वो समस्या है ना, तो जो कुछ बातें मैं बोल रहा हूं उनको लिखिएगा, क्योंकि एक दो बार जब लिखेंगे तो कहानी बहुत क्लियर हो जाएगी। हुआ क्या कि V क्रॉस V की जो फील्ड है, V क्रॉस V की फील्ड क्यों बोली? मैंने कहा यार देखो वो भी चार्ज फोर्स लगा रही है, दैट इज आल्सो टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज आल्सो टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट V क्रॉस B का जो फील्ड है, जो फोर्स है, वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होने के करस्पॉन्डिंग वो एक क्लोज लूप फॉर्म कर लेता है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप फॉर्म कर रही है, चीजें क्लोज लूप फॉर्म कर रही हैं, तो ये फोर्स भी एक क्लोज लूप फॉर्म करने लग जाता है। और दैट इज व्हाई इसका नेचर जो है वो कंजर्वेटिव नहीं रहता है, वो नॉन कंजर्वेटिव में इफेक्ट चला जाता है। अच्छा भाई, तो आपने कहा यहां पर क्या? मैंने कहा यहां पर चार्ज डिपोजिशन का, तो यहां पर जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई है, दिस इज ड्यू टू चार्ज। तो यहां पर इसका जो एक तो यहां पर डेल्टा वी पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा बिकॉज ऑफ ई डॉट डी एल। मतलब अगर इसकी लंबाई एल है तो इट्स सिंपली डिफाइंड एज ई इंटू एल का एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया डेल्टा वी विद अ नेगेटिव साइन, दैट इज प्रीटी ऑब्वियस, है ना? ये रहेगा। आपने कहा सर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगी, बट एक और ये है सर, इस पर एक और फोर्स है वी क्रॉस वी। मैंने कहा यस, इसको ध्यान से घूरो, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो फोर्स आ रहा है एफ, जिसको आप बोल रहे हैं ई इंटू वी बी, क्योंकि परपेंडिकुलर तो मैं क्रॉसवर्ड नहीं यूज कर रहा हूं, ये जो फोर्स है ये, दिस इज नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहीं से एक्चुअल कहानी जो है वो शुरू होती है। जब ये नॉन कंजर्वेटिव है तो इन दिस केस जितनी कंजर्वेटिव है उतनी ही नॉन कंजर्वेटिव है। इफेक्टिवली मैग्नीट्यूड के हिसाब से ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आपस में बराबर है, क्योंकि जितना ऊपर इधर की तरफ फोर्स लग रहा है उतना नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, तभी चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन बंद हुआ है। अदरवाइज चार्ज खुद को रिडिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं, और चार्ज अपने को रिडिस्ट्रीब्यूट तब तक करते रहेंगे जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड जो इन चार्ज डिपोजिशन के कारण आ रही है और जो V क्रॉस V करंट लग रही है आपस में बराबर ना हो जाए। तो आपने कहा कि सर ये नॉन कंजर्वेटिव है, तो फंडामेंटली देखा जाए तो यहां पर ये पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस हो गया E डॉट एल, और यहां पर एक नॉन कंजर्वेटिव फील्ड भी एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज VV, राइट? लेकिन जैसे आपने यहां पर एक रेजिस्टेंस लगाया मेरे दोस्त, तो यहां पर क्या हुआ कि ये चार्ज जो डिपॉजिटेड थे, ये चार्ज ने फ्लो करना शुरू कर दिया। ठीक है?
अब यहां पे चार्ज डिपोजिशन खत्म, क्योंकि चार्ज का जैसे आया यहाँ पे चार्ज आया, वो चार्ज फट से प्लस से माइनस कर भाग गया, रेजिस्टेंस वायर के थ्रू निकल गया, राइट। अब यहां चार्ज डिपोजिशन नहीं हो रहा। अब अगर चार्ज डिपोजिशन नहीं हो रहा है तो यहां पर ओनली वीबी फील्ड एग्जिस्ट करती है। तो यहां पर सिर्फ वीवी का फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है। यहां पर अगर मेरे से कोई पूछेगा व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज द डेल्टा वी, तो आई वुड से नॉट डिफाइंड। पोटेंशियल डिफरेंस अच्छा, इस पर क्वेश्चंस कई सारे बने, इसमें भी दिए गए क्वेश्चंस। कई बार हम लोग बाय डिफॉल्ट वीवीएल लिख देते हैं कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि शब्दों पर अभी बहुत सारा गेम नहीं रहता है, लेकिन जनरल मैं आपको इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि आप लोग थोड़ा जे एडवांस के काफी अच्छे लेवल पे बातचीत कर रहे हैं। तो उस लेवल पर मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर ये चार्ज का डिपोजिशन एग्जिस्ट नहीं करता है, बिकॉज ऑफ विच यहां पर सिर्फ और सिर्फ वी क्रॉस वी का फोर्स होता है जो इसके फ्लो में चार्ज को फ्लो कराता है। मतलब यहां पर इफेक्टिवली अगर ये चार्ज डिपॉजिट था, तो अगर मैं यहां पर आपको बोलता तो मैं बोलता कि यार देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर कितनी है, तो आप बोलते इसके अंदर ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, आप बोलते नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती। इफेक्टिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब इफेक्टिव पोटेंशियल भी जीरो होना चाहिए। नहीं, इफेक्टिव पोटेंशियल जीरो नहीं है यहाँ पे, यहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। मतलब जितना पॉजिटिव से नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई उतनी ही वी क्रॉस वी की ऊपर की तरफ थी, दोनों मिलकर एक दूसरे कैंसिल कर दिया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ इन दिस आइसोलेटेड फिनोमिना। But in this phenomena, the net electric field exists because of which this current is flowing. Because of which this current is flowing. ये करंट फ्लो क्यों कर रहा है? आपने कहा अगर चार्ज डिपोजिशन, सर चार्ज डिपोजिशन क्यों नहीं? मैंने कहा अगर चार्ज डिपोजिशन होता तो सोच के बताओ यहां पर ई नेट कितना होता? जीरो होता। मतलब नेट एनर्जी दे ही नहीं रहे होते किसी चार्ज को। अगर चार्ज एनर्जी दोगे नहीं तो यहां से एनर्जी निकले कैसे भाई साहब? बात समझ में आती? तो इन दिस केस देयर इज नो चार्ज डिपोजिशन अकर। यहां पर ये जो वी क्रॉस वी है, ये वीबी है, ये आपकी एनर्जी सप्लाई करता है प्रति यूनिट चार्ज। तो क्यूवीबी का फोर्स लगता है, जैसे करस्पॉन्डिंग क्यूवीबी इनटू एल का एक वर्क डन हो जाता है, वी क्रॉस बी डॉट डीएल का एक पोटेंशियल निकल कर आ जाता है, और वही एनर्जी यहां से डिसिपेट होकर बाहर निकल के जा रही होती है। तो फंडामेंटली यहां पर पोटेंशियल शब्द का मतलब नहीं है, बट यहां ईएमएफ एग्जिस्ट करता है। तो डेल्टा वी नॉट डिफाइंड, बट ईएमएफ इज इक्वल्स टू वीबीएल। ठीक है, तो पहला एक डिफरेंस मैंने आपको समझा दिया कि डेल्टा वी और ईएमएफ का डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ जाती है, पक्की बात है। तो इन दिस केस डेल्टा वी एग्जिस्ट, इन दिस केस डेल्टा वी डज नॉट एग्जिस्ट, बट ईएमएफ एग्जिस्ट। यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, नेट ईएमएफ जीरो है। इन दिस केस नेट ईएमएफ कैसा है? ईएमएफ नेट आपने कहा ये जीरो है। इज इट क्लियर? कोई परेशानी समझ में आता है? अरे भाई बहुत बढ़िया। तो अब हम यहां पर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं और एक और चीज को समझाते हुए आपको आगे तरफ लेके चलते हैं। अब आपने बोला कि सर देखो हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और हमने कई बार देखा भी होगा, हाँ ये क्वेश्चंस कई बार किए भी होंगे। चलो एक बहुत बढ़िया बिगेस्ट मिसकंसेप्शन है ना, बिगेस्ट, हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्या ऐसा किया कि नहीं किया कि ये एक लूप है, ये v वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है, मान लेते हैं इस रीजन में कुछ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, ये मान लेते हैं कोई करंट कैरिंग वायर था ताकि मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म नेचर की हो जाए। यहां से किसी r दूरी पर इसकी विथ a मान लेते हैं, इसकी विथ a मान लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या सीखा? हमने कहा सर इसमें तो कुछ नहीं है। हम लोग दो तरीके सीखते थे, या तो आप इसको क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड का चेंज इन फ्लक्स से देख लें, और चेंज इन फ्लक्स से देख लेते हैं तो हम लोग एरिया इनटू फ्लक्स लिखते हैं, उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, एक्स dr by dt को पुट कर देते हैं, वी कैन गेट द रिजल्ट। या हमने एक और मेथड सीखा होगा कई सारे बच्चों ने कि सर हम क्या करते हैं ना, यहां पर मोशन एफ लगा देते हैं, और मोशन एफ हम क्या करते हैं कि यहां पर एक बैटरी बना देते हैं, यहां पर एक बैटरी बना देते हैं। आपने कहा बिल्कुल सही बात है। यहां पर क्या बैटरी बन जाएगी? आपने कहा देखो सर इसको रिप्लेस कर देंगे तो ये r प्लस ए का है, तो एक बैटरी यहां पर क्योंकि फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, तो आपने कहा सर यहां पर जो बन जाएगी दैट इज बी बी एल, लेकिन यहां पर भी कितना होगा? आपने कहा यहां हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r प्लस ए इंटू बी इंटू एल, और यहां बन जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r इंटू बी इंटू एल। तो यहां पर ये दो बैटरीज बन गई, दो ईएमएफ बन गए अपने पास।
और आपने कहा अगर ये दो ईएमएफ बन गए तो आपने कहा नेट कितना हो जाएगा, आपने कहा सर इससे इसको माइनस करो तो ईएमएफ नेट जो निकल कर आ जाएगा इट इज सिंपली डिफाइंड एज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई वी इंटू एल, इधर आ गया 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए। दिस इज हाउ द सिचुएशन एक्चुअली अकर्स। ये बेसिक तरीका है जहां से आप सिचुएशन को देखते हुए आ रहे हैं, करते हुए आ रहे हैं। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात है, और यहीं से हम लोग करंट और अगर एक लूप बाहर निकल रहा होता है, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस भी आपने किए होंगे। बहुत जगहों पर ऐसे क्वेश्चंस का यूज किया होगा आप लोगों ने, किया कि नहीं किया पहले मुझे बताओ, किया ना सभी लोगों ने? कि जैसे यहाँ पर एक लूप बाहर निकल के आ रहा है, कितना होगा क्या नहीं होगा, आपने कहा सर एक लूप आधा ऐसे है, आपने कहा सर कुछ नहीं, आधा जो लूप बाहर निकल के आ गया यहाँ पर कुछ ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, यहाँ पर होगा अगर ये नीचे की तरफ वी वेलोसिटी से आ रहा है तो लगने वाले फोर्स की दिशा ऐसे कुछ पड़ जाएगी, तो इधर आ जाएगा तो यहाँ पर एक बैटरी ऐसी बना देंगे, तो वी विल रिप्लेस इट सिंपल लाइक अ बैटरी और इसको लिख देंगे बीबीएल। तो लूप गिर रहा होगा, लूप अंदर जा रहा है, लूप बाहर आ रहा है, उसमें कितना करंट होगा, कितना फोर्स लगेगा, यहां से आई निकल के आ जाएगा, आई निकल के आ गया तो आईबीएल का फोर्स लगा देंगे, तो जो करंट फ्लो करेगी उसके हिसाब से उसमें फोर्स लगा देंगे और उसके करस्पॉन्डिंग उसके मोशन को एनालाइज कर लेंगे। ये सब फंडामेंटल फिनोमिना आपने किए हैं और मुझे लगता है सभी ने किए हैं, है ना? लेकिन अब इसी में थोड़ा ट्विस्ट लेकर आते हैं और यहां से मैं आपको थोड़े से बेसिक्स पर लेके चलूंगा कि एक्चुअली फैराडे साहब क्या कहना चाहते थे। क्या मोशनल ईएमएफ एक फैराडे लॉ को रिप्रेजेंट करता है? अगर सब कुछ फैराडे लॉ से हो रहा था तो इमोशनल ईएमएफ क्यों लेकर आए, राइट? और अगर सब कुछ मोशनल ईएमएफ से हो रहा है तो फैराडे लॉ की जरूरत क्या थी भाई, राइट? तो इस कहानी को समझने के लिए जरा मैं एक यहां पर कहानी लेकर आता हूं, जरा ध्यान समझना, क्योंकि अब यहां से गेम चेंज होगा, ठीक है ना? मैंने यहां पर एक वायर मान लिया, दिस इज अ करंट कैरिंग वायर। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपसे पूछा गया है फाइंड करंट, और ऐसे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकते हैं, ठीक है ना? आपसे बोला गया कि यहां से किसी ए डिस्टेंस पर है, ये सेपरेशन भी ए दे दी गई है, ये भी ए दे दिया गया है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज गिवन एज आर। आपसे पूछा गया है फाइंड ईएमएफ इंड्यूस्ड इन लूप, लूप में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा ये आपसे पूछा गया है, ठीक है ना? अब कंडीशन में थोड़ा चेंज है, आपने कहा सर ये तो पहले भी बता दिया, अरे नहीं मेरे दोस्त, यहां करंट जो फ्लो कर रही है दैट इज गिवन एज आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब करंट अगर आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी है और आपसे पूछा गया है क्या मैं ये लिख सकता हूं यहां पर मेरे दोस्त कि सर ये तो बहुत आसान है, रिश्ता तो वही है, क्या करना है, यहां पर मैं एक ये बनाता हूं और मैं यहां पर सिंपल करंट मैग्नेटिक फील्ड यहां नीचे की तरफ होगी और जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट इज म्यू नॉट आई बाई 2r हो जाएगा, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी दैट इज बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, और यहां हो जाएगी बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू 2a। तो आपने कहा कि सर ये एक बैटरी बन जाएगी, ये B1 लिख देता हूं, इसको B2 लिख देता हूं, यहां पर एक ये बैटरी बन जाएगी। तो अगर मैं ईएमएफ की बात करता तो मैं लिख देता इट इज इक्वल्स टू B1 B इंटू एल, और यहां पर ईएमएफ बन जाता B2 B इंटू एल। और अगर मैं बात करता नेट ईएमएफ की तो यहां से मेरे पास ये नेट ईएमएफ निकल कर आ जाता ईएमएफ नेट, और इट्स सिंपली इक्वल टू, बहुत आसान, तो आप बोलते म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई v इंटू एल बाहर आ जाता 1 अपॉन 2a minus 1 upon a, and we can put the value of I into the situation and we can get the answer, right? हम यहां से ये बातें कर सकते हैं और यहां से वैल्यूज को निकाल भी सकते हैं। क्या ये बात समझ में आती है? सॉरी 1 अपॉन a minus 1 upon 2a, ठीक ना, वो निगेटिव पॉजिटिव साइन। क्या ये सही रिजल्ट है? आई इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा पुट कर देंगे। चलो आ जाओ इसी इसी सेम सिचुएशन को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ फेराडेज लॉ, क्योंकि हम लोग देखते आए हैं कि फैराडे लॉ की जरूरत हमको कम पड़ती है। तो मैंने कहा अच्छा भाई, अगर मैं यही सेम सिचुएशन को फैराडे से सॉल्व करूं
तो मेरे पास क्या आएगा, आपने कहा कि देखो सर फैराडे साहब से बात करेंगे तो मैं बात करूंगा फ्लक्स लिंक्ड एट एनी। अब यहां पर गेम क्या है, यहां पर प्लस सॉरी बी इज चेंजिंग विद टाइम एज वेल विद स्पेस। आर के साथ भी बदल रही है और टाइम के साथ भी बदल रही है। ये दो चीजें बदल रही हैं। अच्छा, तो अब हम कुछ बातें कर लेते हैं? आपने कहा सर अपन मानेंगे क्योंकि किसी इंस्टेंट की बात की गई है, ये आगे की तरफ 20 फीट जा रहा, सॉरी ये लिखा नहीं था। मैं मान लेता हूं किसी इंस्टेंट पर ये अगर ये आर के बराबर होगी, ये वेरिएबल है, ये तो वेरिएबल है, ये दूरी बदल रही होगी। तो आपने कहा अब इसको कई बार ए से सॉल्व कर देते लोग, तो थोड़ी गलती करते। आपने कहा कि फ्लक्स एट एनी टाइम टी, फ्लक्स कितना एसोसिएटेड होगा। तो आपने कहा कि सर मैं यहां से एक एलिमेंट लेता हूं किसी एक्स दूरी पर, और अगर मैं एक एलिमेंट लेता हूं एक्स से एक्स डीएक्स की दूरी पे, तो हमारे पास यहां पर कहानी बन जाएगी, ये डीएक्स हो गया। ठीक है, आपने कहा कि सर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, आपने कहा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी म्यू नॉट आई, मतलब आई कितना हो गया, आपने कहा आई लिखा आई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन 2 पाई एक्स इंटू, इसकी लंबाई ए है और थिकनेस हो गई डीएक्स, इसी को इंटीग्रेट करना है, ये हो गया आपका डी फाई। आपने कितना आ गया, आपने कहा, मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब यहां पे संभावना है समझना, आई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन 2 पाई, ये हो गया एल एन, कहां से कहां तक, एक्स प्लस ए से एक्स, किसी इंस्टेंट ऑफ आर या एक्स ले लो, कुछ भी ले लो दूरी, आर ले लेते हैं, चलो ठीक है, आर प्लस ए से किसी क्षण पर किसी पल पर ये दूरी कितनी होगी आर, जो अब जो अपने को ए दे दी गई है, हम लास्ट में जिस इंस्टेंट में पूछा जाएगा डाल देंगे, क्योंकि ये टाइम के साथ वेरिएबल है, बदल रही है, तो आर इज नॉट अ कांस्टेंट फैक्टर। तो मुझे मैंने फाई लिखा कि इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, तो फाई निकल के आ गया म्यू नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन 2 पाई इंटू एल एन आर प्लस ए अपॉन आर। इसका सिंपल इंटीग्रेशन है, राइट, लिमिट तो हमको दिखाई पड़ती है ना आर से आर प्लस ए तक, फ्लक्स एट एनी टाइम। ठीक है, आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है। अगर ये है तो ईएमएफ इंड्यूस जो होता है, ईएमएफ इंड्यूस जो होता है दैट इज इक्वल्स टू d5। अरे वापस डिफरेंशिएट करना है, अरे यार सर वापस डिफरेंशिएट करना है तो इंटीग्रेट क्यों किए थे भाई, है सर वापस डिफरेंट वही आ जाएगा सर, क्या कर रहे हो सर, इसको वापस करो वहीं पहुंच जाओगे, इसको इंटीग्रेट करो यहां, उसको डिफरेंशिएट वापस पहुंच जाओगे, क्या फायदा है, गड़बड़ नहीं करने का भाई। मतलब ये इंटीग्रेट हुआ था x एज अ डेरिवेटिव, ये डिफरेंशिएट होगा dt एज अ डेरिवेटिव। ध्यान से देखो इसको, यही वो कहानी है जो रिश्ते बदलेगी, यही वो कहानी है जो गेम पलटती है, और यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन। क्यों करना पड़ रहा है ऐसा, मैं एक एक चीज का एक एक बेसिक लॉजिक आपको समझाऊंगा, और अगर आपने वो बेसिक बेसिक लॉजिक समझ लिया तो लाइफ जिंगा लाना, कोई टेंशन नहीं। अब आपने कहा कि सर ये d5/dt अगर मैं करता हूं, तो मैंने कहा डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा, मैंने कहा देखो म्यू नॉट आई नॉट 2 पाई, ये सब कांस्टेंट, इसको एक तरफ कर दो, म्यू नॉट आई नॉट 2 पाई कांस्टेंट। क्या बदल रहा है समय के साथ, आपने कहा एक आर बदल रहा है समय के साथ और एक साइन ओमेगा टी बदल रहा है समय के साथ, यहां प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। अच्छा, साइन ओमेगा टी और एल एन आर प्लस इनका, तो पहले अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो गया कॉस ऑफ ओमेगा टी इंटू एल एन आर प्लस ए अपॉन आर प्लस साइन ओमेगा टी एज इट इज दिख दिया, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ गया, आपने कहा सर इसका डिफरेंशिएशन अगर आप देखना चाहें तो एल एन आर प्लस ए माइनस एल एन आर ऐसे लिख सकते हैं, तो डिफरेंशिएशन काफी आसान हो जाएगा अपने लिए, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन आर प्लस ए इंटू डी आर बाई डी टी माइनस 1 अपॉन आर इंटू डी आर बाई डी टी। क्या यही बनेगा, देख लो बेटा, क्लियर है।
अगर हम यहां पे बात करते तो डी/dt क्या होता? आपने कहा यही तो v होता। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो मतलब मेरे पास एक सिंपल सी कहानी बन गई यहां पर, म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 2 पाई, यहां पर अपने पास फैक्टर निकल के आ गया ln। अच्छा, किस इंस्टेंट पे चाहिए? एट r इज इक्वल्स टू a। तो r को अगर मैं a लिख दूंगा तो a प्लस ए अपॉन ए, तो ln 2 बन गया फैक्टर पहला वाला। सही बात है क्या? नेक्स्ट पे देखो, प्लस दूसरा फैक्टर क्या हो गया? आपने कहा सर इसका डिफरेंशिएशन है ln r प्लस ए, तो आपने कहा इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया? आपने कहा सर ये हो जाएगा 1 अपॉन r प्लस ए माइनस 1 अपॉन r इंटू वी। और अगर r की वैल्यू a डाल देंगे तो 1 अपॉन 2a माइनस 1 अपॉन a आ जाएगा निकल के। जरा ध्यान से देख लीजिएगा। और डी/dt मतलब अब v के बराबर है, तो v इज सिंपली रिप्रेजेंटिंग dr/dt। अगर आप देखेंगे तो ये फैक्टर तो बेटा यहां पर भी आ रहा था अपना, ये सेम फैक्टर यहां पर भी आ रहा था 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन 2a का फैक्टर, बट इन दिस केस दिस फैक्टर एक्स्ट्रा इज अराइजिंग। ये एक्स्ट्रा फैक्टर क्यों आया? ये एक्स्ट्रा ईएमएफ क्यों इंड्यूस हुआ? दिस एक्स्ट्रा ईएमएफ इज अराइजेस बिकॉज ऑफ, अच्छा यहां पर एक माइनस साइन लगाना भूल गया, सॉरी, मतलब यहां माइनस साइन एक रहेगा। ओवरऑल पे माइनस है ना, टोटल पे। ये एक्स्ट्रा फैक्टर है, ये पहले से था। तो आप बोल सकते हैं कि सर ये सर मोशनल ईएमएफ के प्रभाव के कारण आ गया। सर ये क्यों आ गया? मैंने कहा अब इसको जरा अलग अलग एनालाइज करते हैं। इसको पहले एक बार आप लोग घूरिए, देखिए, 1-2 मिनट का समय दीजिए, क्योंकि ये कहानी जो लिखी है इसमें बहुत बड़ी चीज छुपी हुई है एक्चुअली। पहले देखो एक बार इसको तो समझ में आएगा कहानी है क्या। बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई है ना, तो थोड़ा आराम से देखिए इसको, इत्मीनान से देखिए इसको, समझिए इसको इत्मीनान के साथ कि आखिर कहानी बनी क्या है। चलो मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखना है ना। सेम चीज कॉपी की है, तो मैं ऊपर की चीज हटा रहा हूं, सिर्फ लास्ट का लिख रहा हूं यहां पे। माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। सो दिस ईएमएफ जो निकल के आ गया नेट, इट्स सिंपली डिफाइंड एज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, यहां बन गया 1 अपॉन 2a माइनस, सॉरी, तो माइनस जाएगा तो 1 अपॉन आर, तो 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन 2a, ठीक है ना। ये एज इट इज लिख दिया मैंने, ये बड़ा ब्रैकेट यहां लगा दिया, माइनस साइन यहां जाएगा, ये बन गया cos ऑफ ओमेगा टी इंटू ln2। अब जरा ध्यान से देखना कि दो ईएमएफ अराइज हुए हैं, एक ये वाला और एक ये फैक्टर। दो अलग अलग फैक्टर यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं, जरा इसकी सिचुएशन को समझो, इसकी कहानी को समझो। एक्चुअली बेटा इन दिस केस व्हाट एक्चुअली हैपेंड, जब हम यहां पर बात कर रहे हैं या जब हम ये अप्रोच यूज कर रहे हैं, तो हम जब ये फॉर सिर्फ बीबीएल एक एज अ बैटरी यूज करते हैं, तो हम यहां पर इफेक्ट किसका लिखते हैं? बीबीएल, इट्स सिंपली डिफाइंड द इफेक्ट ऑफ वी क्रॉस बी। यहां इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के नेचर के प्रभाव की बात नहीं की गई। तो अब मैं आपको वो बेसिक समझाने जा रहा हूं जिसको फैराडे लॉ कहना चाह रहे हैं। और फैराडे लॉ को समझा जाए तो फैराडे लॉ फंडामेंटली ये क्या है उसको समझाता हूं। तो फैराडे बाबा बहुत बड़े बाबा हैं। फैराडे बाबा ने क्या बोला, जरा अब यहां से अगर तुमने ये बेसिक समझ लिया, ईएमएफ इंड्यूस्ड इट सिंपली इक्वल टू माइनस का डी फाइव बाई डी टी, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर है। फ्लक्स के बदलाव के कारण जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसमें दो कारण बेसिकली देखे गए। जब फ्लक्स का बदलाव हो रहा है तो दो है, या तो उसका जो लूप है उसके पार्टिकल आगे पीछे मूव कर रहे होंगे, राइट, मतलब उनमें एक मोशन होगा, वेलोसिटी होगी, जिसके करस्पॉन्डिंग उनके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा। तो ईएमएफ अराइज होता है दो रीजन के कारण। एक होता है जिसको बोलते हैं ड्यू टू मोशन,
या इसको बोल सकते हैं ड्यू टू फोर्स ऑफ वी क्रॉस बी। इस पर बेस्ड आईपीएचओ बहुत प्यारा क्वेश्चन आया, खैर अभी मैं आप उस क्वेश्चन को नहीं करा सकता हूं, है ना, मतलब वो थोड़ी ज्यादा बड़ी बातें हो जाएंगी, बट फंडामेंटली फैराडे लॉ कैन बी वेरी वेल डिफाइंड इन दीज टू मैनर। फैराडे लॉ के अंदर जो आपने बोला कि ईएमएफ आई, ईएमएफ मतलब धक्का लगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, राइट, मतलब चार्ज मूव किए तो चार्ज को एनर्जी गई, चार्ज को धक्का मिला, चार्ज पर कोई प्रभाव आया, किसका प्रभाव? उसको घुमाने के लिए धक्के का प्रभाव। ये धक्का क्यों लगा? धक्के लगने के दो कारण हैं। मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज मूव किया होगा, तो जो लूप है उसके अंदर चार्ज का मोशन हो रहा है, या लूप खुद चल रहा है, या लूप के अंदर मोशन प्लस लूप के अंदर चार्ज का मोशन प्लस लूप का मोशन, दोनों कंबाइंड मोशन भी हो सकता है। तो इट इज बिकॉज ऑफ मोशन। तो बस आपने एक बेसिक ये अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है तुम्हारे, अगर आपने ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ ली तो आपके बैक ऑफ द ब्रेन में जो चीजें अभी तक कंफ्यूजिंग स्टेज पे थी वो थोड़ी नॉर्मलाइज हो जाएंगी। एक्चुअल बात करें तो कंफ्यूजन अक्सर उन बच्चों के साथ होता है जो सच में जेन्युइनली बहुत हैवी अच्छा सा पढ़ रहे थे, उन्हें लग रहा था कि यार सर यहाँ ये लगा सकते हैं, वहां ये लगा सकते हैं, कहाँ नहीं लगा सकते। यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कहां पर क्या लगाना है। मन में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि फैराडे लॉ यूज करें कि मोशन ईएमएफ यूज करें, क्योंकि जब आप मोशन ईएमएफ यूज कर रहे थे तो हर जगह रिजल्ट आ ही रहा था, तो आदत तो पड़ जाता है कि यार सर फैराडे कौन बार बार उसको पहले एरिया निकालेगा फिर उसको डिफरेंशिएट करेगा, इससे अच्छा डायरेक्टली मोशन ईएमएफ लगाओ। लेकिन कहां मोशन ईएमएफ डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हो, जहां इफेक्ट वी क्रॉस वी का है वो इफेक्ट आपका मोशनल ईएमएफ बहुत प्यार से दे देगा, कोई लफड़ा नहीं है उसमें। तो जो डी5/dt होता है इसमें दो इफेक्ट आते हैं, मतलब चार्ज पर दो तरीके के फोर्स जनरेट होते हैं, एक बिकॉज ऑफ द वी क्रॉस वी ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्ज। अब चार्ज का मोशन कैसे हो सकता है? लूप जिस पे चार्ज है वो लूप मूव कर जाए, या लूप के अंदर चार्ज मूव कर जाए इन द फॉर्मेट ऑफ करंट, या दोनों का कंबाइंड प्रभाव हो जाए। करेक्ट है। दूसरा होता है ड्यू टू, बहुत इंपॉर्टेंट, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कॉम्बिनेशन है बेटा, और मैं इसी की बात आपसे कर रहा था। आपने कहा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का वी क्रॉस बी से कोई लेना देना नहीं। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फिनोमिना दैट अकर्स इन स्पेस irrespective of loop exist or not। लूप एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है इससे कोई लेना देना है या नहीं। बात समझ में आ जाती है। अगर ये फिनोमिना समझ में आ गया तो काम खत्म। अब आ जाओ इसको समझो। आपने कहा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आती है, मैंने कहा बिकॉज ऑफ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। समय के साथ जब मैग्नेटिक फील्ड बदलती है तो वहां पर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। जब भी मैग्नेटिक फील्ड समय के साथ बदलेगी तो वहां पर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी इन द स्पेस। सो दिस ईएमएफ फिनोमिना इज फंडामेंटली डिराइव्ड फ्रॉम दीज टू थिंग्स। और जब आप सिर्फ मोशनल की बात कर रहे होते तो आप सिर्फ इस फिनोमिना कंसीडर कर रहे हैं, मतलब दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस वन एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस वन। तो जब स्पेस में समय के साथ और स्पेस के साथ, मतलब टाइम वेरिंग भी है और स्पेस वेरिंग भी फील्ड एग्जिस्ट कर रही हैं, ऐसे केसेस में आपको मोशनल ईएमएफ का सहारा भी लेना पड़ेगा और आपको इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात भी करनी पड़ेगी बेटा। और या तो आप डायरेक्टली बेसिक फैराडे लॉ लिखिए, तो फैराडे लॉ इज ऑलवेज करेक्ट, इट इज बाप ऑफ दीज टू, ये इन दोनों के पिताजी हैं फैराडे बाबा। तो ये है ये फादर है, ठीक है ना, और ये सन है और ये डॉटर है। अब आप कहेंगे सर आपने इसको डॉटर क्यों बोला, इसको सन क्यों बोला? मैंने कहा देखो यार ये आसानी समझ में आ जाता है, डॉटर के फिनोमिना में ज्यादा मत जाना, नहीं तो बहुत बवाल हो जाता है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें और भी आती हैं पिक्चर में। तो इसको समझने में थोड़ा समय आपको ज्यादा देना पड़ेगा अगर आप बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, बट दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ सन एंड दिस इज कॉल्ड एज अ डॉटर। तो आज भाई आपको मैंने दो बातें बता दी हैं कि एक फैराडे बाबा हैं, उनके दो औलादे हैं, एक है बेटा जिसको मोशन इमेज की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जो वी क्रॉस वी के इफेक्ट को एनालाइज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है इन द कंसिडरेशन ऑफ द लूप। लूप के केस में बात करते हैं ना,
और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट की बात करें तो दैट इज आल्सो द इफेक्ट दैट इज बीइंग ऑलरेडी कंसीडर्ड इनसाइड द फैराडे। तो फैराडे लॉ अगर आप लगा रहे हैं तो ये दो इफेक्ट ऑलरेडी उसके अंदर कंसीडर्ड है, आपको लेने की जरूरत नहीं, ये पिताजी हैं, इनने दोनों को लेकर रखा हुआ है। और अगर आप इंडिविजुअली कोई इफेक्ट यूज कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप दूसरे की एनालाइज कर लें, या आप सीधे सीधे बाप लेवल पे जाइए, एक चुक लगाइए, आंसर हमेशा करेक्ट आएगा, ठीक है ना। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक अ डॉटर, क्योंकि इसकी कुछ बातें अलग है। तो आइए चलते हैं, कुछ डॉटर से बातें भी कर लेते हैं, है ना। तो ये तो फिनोमिना हो गया इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का, लेकिन पहले सन की जितनी खुरापाती चीजें पहले वो समझ लेते हैं, फिर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पे चलेंगे, ताकि ऑल टाइप ऑफ सर्किट कैन इजीली बी डिफाइंड और एनालाइज्ड, राइट। तो आ जाइए जरा, फिर कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो हम लोग करेंगे, बट ठीक है, इट्स गुड। पहले हम लोग पहले बेसिक, तो सर्किट्स, मोशनल ईएमएफ एंड देयर सर्किट। और मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको सबसे क्रिस्प तरीके से इस सारी चीजों को एक बार में खटाखट 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 समझा के चला जाऊं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं आरसी सर्किट की। आपको क्वेश्चन में कई सारे वेरिएबिलिटीज अलग अलग तरीके से दी जा सकती हैं। मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा, इनिशियल कंडीशंस में डिफर इन द डिफरेंट सिचुएशंस, ये एल लेंथ है। आपको मैं बोल सकता हूं कि यहां पर इनिशियली चार्ज क्यू दिया गया, यहां माइनस क्यू दिया गया, या इसको एक बी वेलोसिटी दे दी, तो फिनोमिना होगा क्या, ठीक है ना। तो लेट्स सपोज आई टोल्ड यू there exists a magnetic field B uniform in nature, and the wire is given, and this rod is given a initial velocity of B. This is again the question of INPHO that might be asked in the JEE also, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के थ्रू क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। तो आई वुड से दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड FYQ। मैं आपको बोलता हूँ ये FYQ की तरह आ सकता है, क्योंकि जे एडवांस ने कई सारे क्वेश्चन इस फिनोमिना पर पूछे हैं, राइट। यहां पर हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर इक्विवेलेंट मास ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। अच्छा भाई, अब इक्विवेलेंट मास ऑफ कैपेसिटर, दिस इज द कोर, ठीक है ना। सर्किट का पार्ट 1 है ये, दिस इज पार्ट 1। आपसे बोला गया एट t इक्वल्स टू 0 कैपेसिटर वाज अनचार्ज्ड, q इक्वल्स टू 0, rod is given a velocity v. Find velocity as a function of time, find charge as a function of time and all that. क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, क्या चीजें हो रही होंगी। जब भी आप कोई सर्किट को एनालाइज करने जा रहे हैं, पहला स्टेप आपके मन में आता है कि सर आखिर होगा क्या, अनंत काल के बाद क्या होगा। क्योंकि सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये कैपेसिटेंस सी है, ये रेजिस्टेंस आर है, यहां मैग्नेटिक फील्ड भी लगी हुई है। तो व्हाट एक्चुअली हैपेंड, रॉड इज गिवन अ वेलोसिटी v, t बराबर 0 पे चार्ज 0 था, एक इसको वेलोसिटी v दे दी गई, आपसे पूछा गया कहानी क्या है। तो आपने कहा सर कुछ नहीं, यहां पे जैसे ही इसको वेलोसिटी v देंगे तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, इसके अंदर एक फोर्स लगेगा चार्ज के ऊपर, और ये चार्ज पर जब फोर्स लगेगा तो ये चार्ज यहां पर घूमना शुरू करेंगे, बिकॉज ऑफ विच एक बेसिकली हम इसको, अब क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड वेरिंग नहीं है तो हम इसको बैटरी की तरह कंसीडर करें, वो गलत नहीं है। मैंने आपको पहले बता दूं, वो कई बार आप लोग मेथड यूज करते हैं, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, है ना। तो आप इसको यूज कर सकते हैं, बट ध्यान देना है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर टाइम वेरिंग होगी तो आपको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट भी लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपने कहा यहां पर अगर मैं बात करूं तो V क्रॉस V की बात करते हैं, तो एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो इन दिस सिचुएशन एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ आ गई, दैट इज नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर, क्योंकि इट इज बिकॉज ऑफ V क्रॉस V, और वो कितनी होगी, BV। तो यहां पर एक ईएमएफ जनरेट हो गया।
बिकॉज ऑफ दैट ईएमएफ केवीएल इज ऑलवेज वैलिड। हमेशा याद रखना केवीएल हमेशा वैलिड है, हमेशा वैलिड है। और केवीएल ये नहीं बोलता है कि नेट पोटेंशियल ड्रॉप की कहानी, केवीएल को मॉडिफाइड फॉर्मेट बोला जाता है कि नेट ईएमएफ अक्रॉस द लूप इज ऑलवेज जीरो। कुछ सप्लायर हैं, एनर्जी देने वाले हैं, कुछ एनर्जी खाने वाले हैं, कुछ एनर्जी रोकने वाले, सिंपल कंडीशंस, और उनके करस्पॉन्डिंग नेट जो एनर्जी लॉसेस हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए जरा समझे क्या कहानी बन रही है। तो आपने कहा अगर मैं यहाँ पे लूप लॉ की बात करता हूं तो यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है, मैंने कहा ईएमएफ तो लगी रहा है। तो ईएमएफ का बात करें तो इट इज सिंपल डिफाइंड एज वी बी इनटू एल, जो इसके अक्रॉस एक ईएमएफ डेवलप हुआ, माइनस अब ये जो ईएमएफ पॉइंट चार्ज है वो कहां पे जाएगा, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट लिख देता हूं, सॉरी इसको वेलोसिटी वी नॉट लिख देते हैं। एट एनी टाइम टी, मान लेते हैं किसी भी टाइम टी पर चार्ज इज गिवन एज क्यू एंड वेलोसिटी इज गिवन एज वी, चार्ज एंड वेलोसिटी, ठीक है ना, ये दो चीजें हमने मान ली। तो अगर मैं अब लूप लॉ लगाऊंगा बाई केवीएल, केवीएल सिंपल एनर्जी लॉ है कि टोटल एनर्जी कितनी सप्लाई हुई। तो एनर्जी सप्लाई अगर एक चार्ज यहां से जाएगा तो यहां पहुंचेगा, फिर यहां से यहां आने में कितनी एनर्जी सप्लाई, फिर यहां से आए कितनी एनर्जी खाई और फिर वापस आ गया, तो नेट एनर्जी एब्सॉर्ब्ड इन द लूप इज जीरो। सिंपल कंडीशन, केवीएल का सिंपल मॉडिफाइड वर्जन क्या कहता है कि नेट एनर्जी सप्लाइड ऑन द चार्ज शुड बी जीरो। तो जितनी ये वी डॉट बी यहां से सप्लाई करेगी यूनिट चार्ज को, उतनी यहां से पार करने में खत्म हो जाएगी, उतनी यहां से खत्म हो जाएगी। हमको पता है कितनी एनर्जी खर्चा कहां होती है, हम अप्लाई कर देते हैं। तो बाई केवीएल अगर मैं बात करूं तो बी बी, हम लोग मॉडिफाइड केवीएल की बात भी करते हैं, खैर उसको आप लेक्चर में देखेंगे तो मिल जाएगा, मैं मॉडिफाइड केवीएल लॉ सब पढ़ाता हूं तो आप वहां देख सकते हैं। बी बी इंटू एल माइनस, कौन सा है, बी बी इंटू एल माइनस क्यू बाई सी माइनस आई इंटू आर, इट शुड बी इक्वल टू जीरो। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब अगर करंट आई यहां से फ्लो कर रहा होगा तो इस पर एक धक्का पीछे की तरफ लग रहा होगा, आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अगर इस रॉड का मास एम ए है तो एम ए जो इसको डीएक्सलेट कर रहा होगा और इस पर एक फोर्स पीछे की तरफ लग रहा होगा, वो कितना हो जाएगा बेटा, आई बी इंटू एल। तो आपने कहा एम ए बराबर आ जाएगा आई बी इंटू एल, और एम ए को लिख सकते हैं एम माइनस डीवी बाई डी टी। आपने कहा माइनस साइन क्यों लगाया, मैंने कहा यार देखो वेलोसिटी घटाएगा इसलिए इसको माइनस। दो बातें हमेशा ध्यान रखो कि साइन डेरिवेटिव्स में साइन कैसे यूज करना है। तो ए बराबर माइनस का डीवी डी और आई बराबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर देखो चार्ज क्यू यहां का फंक्शन है और करंट के फ्लो करने के साथ क्यू बढ़ रहा है, क्यू इंक्रीजिंग इन नेचर है, तो आई को हम लिखेंगे डी क्यू बाई डी टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस, क्योंकि साइन कन्वेंशन में बहुत बड़ी गलतियां होती हैं। क्लियर? तो अब मेरे पास एक ये क्वेश्चन बन गई, एक ये क्वेश्चन बन गई, इन दोनों इक्वेशन से हम सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और जरा अब सोच के भी बताना, व्हाट इज द स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट क्या होगा, व्हाट विल बी द स्टेडी स्टेट कंडीशंस, स्टेडी स्टेट की क्या बन रहे हो आपने, स्टेडी स्टेट का मतलब होगा करंट जीरो हो जाएगा। अगर करंट जीरो हो जाएगा तो फंडामेंटली ये चार्ज क्यों जाता जाएगा। अच्छा देखो, पहले मैं सिर्फ फील कराना चाहता हूं कि यार मोशन में हुआ क्या होगा। ये वी आगे जाएगा, जैसे आप इसको आगे धक्का दिया, ये चार्ज सप्लाई करेगा, इस पे चार्ज बढ़ना शुरू करेगा, ठीक है, करेक्ट है पॉइंट। और ये धक्का होगा तो इसकी वेलोसिटी घटना शुरू करेगी। तो धीरे धीरे ये क्यू फैक्टर बढ़ेगा, वी फैक्टर कम होता जाएगा। एक मोमेंट ऐसा आएगा जब जितना पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा, मतलब जो वैल्यू यहां पर बीवीएल की हो रही होगी उतनी ही वैल्यू यहां पे क्यू बाई सी की हो जाएगी। जैसे इसके क्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप, इसके क्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप, या जो एनर्जी ये सप्लाई कर रहा है उतनी एनर्जी अगर इसने खा ली तो इसका मतलब फर्दर करंट फ्लो होगा ही नहीं। तो जो एनर्जी चार्ज क्यू की सप्लाई हो, इतनी चार्ज की एनर्जी यहां पे खत्म हो जाती है, तो रेजिस्टेंस का कोई रोल रह ही नहीं जाएगा, मतलब वहां पे करंट जीरो हो जाएगा। और उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जैसे ही करंट जीरो हुआ, आई जीरो हुआ, तो फोर्स लगना बंद हो जाएगा। और अगर फोर्स लगना बंद हो गया तो वेलोसिटी में चेंज बंद हो जाएगा। तो वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो जो ईएमएफ इसका था वो मेंटेन हो जाएंगे दोनों के दोनों। तो मुझे ये एहसास होता है इस सिचुएशन को देखते हुए, इन आरसी सर्किट को देखते हुए, कि क्या होगा, एक पर्टिकुलर समय के बाद, आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम, व्हाट विल हैपन,
कि इसकी वेलोसिटी घटते घटते इसके चार्ज बढ़ते बढ़ते इतने हो जाएंगे कि बीवीएल जो है, जो इसके क्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप जनरेट हो रहा था, जिसको मैं ईएमएफ का नाम बेहतर तरीके से बोलता हूं, पोटेंशियल ड्रॉप एक बेहतर शब्द नहीं होता है, मैं ईएमएफ बोलने की कोशिश करता हूं कि ईएमएफ जो इसके क्रॉस होगा, जो चार्ज को एनर्जी यहां से मिलेगी, वो एनर्जी यहां खत्म हो जाएगी। मतलब फर्दर अब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। मतलब जितनी एनर्जी यहाँ चार्ज को मिलना है उतनी यहाँ खत्म हो जाएगी, तो देयर विल नॉट बी एनी फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये दोनों आपस में हो रहा, तो आई जीरो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली एक स्टेडी स्टेट ऐसा आएगा जिसमें ये वायर एक फाइनली इनफाइनाइट टाइम के बाद जो भी समय अंतराल आएगा, उस समय के पश्चात ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हुआ आगे की तरफ जा रहा होगा, और कैपेसिटर फुल्ली चार्ज, कैपेसिटर एक लिमिट तक चार्ज हो चुका होगा। अब टाइम कितना होगा वो वाला, ये समझा जाए। कैसे निकालने, ये समझा जाए। तो आपने कहा सर देखो, निकालने का सिंपल तरीका है, जरा ध्यान से नजरें ऊपर स्क्रीन पे। आई को यहां डी का dt लिख सकते हैं, यहां पर वी की बात कर सकते हैं। तो या तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, इस पूरी कहानी को, और कहानी को यहां से आप पुट अप कर दूं, तो डीबी बाई dt की वैल्यू यहां से उठ के निकल के आ जाएगी, और सारा का, और यहां पर डी का dt आई के टर्म्स में निकल के आ जाएगा, तो मेरे पास आई और सारे फैक्टर निकल के आ जाएंगे। या सेकेंड मेथोलॉजी मेरे पास ये निकल के आ जाती है, जो अगर हम ध्यान से देखें कि यार देखो, किसी तरीके से हम यार यहां पर V और Q को आपस में रिलेट कर दें तो अपना काम भी बन सकता है। आपने कहा बात तो सही, मैंने कहा देखो इसको जरा ध्यान से देखना, मैं क्या लिख रहा हूं, बहुत प्यारे बच्चों बिल्कुल ध्यान से। आपने कहा देखो m माइनस का dv, और दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल इक्वेशन, दिस इज dq बाई dt इंटू बी इंटू एल। ठीक है, अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो वी कैन वेरी सिंपली से, टाइम वेरिंग है तो दोनों चला जाएगा, m बराबर माइनस का dv, इट शुड बी इक्वल टू b इंटू एल इंटू डी क्यू। इनिशियली वेलोसिटी v नॉट थी, फाइनल कुछ भी हो जाएगी। इनिशियली चार्ज जीरो था, फाइनली कुछ कैपिटल क्यू मान लेते हैं, या किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर क्यू मान लेते हैं, तो इजी रहेगा। तो आपने बोला कि सर देखो यहां पे अगर मैं समझूं तो मैं ये रिलेशन बहुत इजीली बोल सकता हूं, दैट इज कॉल्ड एज द इक्वेशन, दैट इज एम वी नॉट, माइनस साइन जाएगा ना, तो एम वी नॉट माइनस एम वी, इट शुड बी इक्वल टू बी एल इंटू क्यू। जरा ध्यान से देख लीजिए, किस इंस्टेंट ऑफ टाइम। इज इट क्लियर बेटा, समझ में आ जाता है। और अगर मैं ये बात करूं तो आपने कहा कि देखो सर, अब मेरे पास यहां से Q को मैंने रिलेट कर दिया इन टर्म्स ऑफ V, तो अगर मैं B की बात करता हूं तो मैं लिख सकता हूं एम वी नॉट माइनस क्यू बी एल, एम वी नॉट माइनस क्यू बी एल, एंड वी कैन पुट द वैल्यूज ऑफ V इन दिस गिवन सिचुएशन। आप वहां से वैल्यूज को निकाल सकते हैं और बहुत आसानी से सारी वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी। तो आपने कहा सर ठीक है, मैंने कहा जरा ध्यान से देखना, और अगर मैं यहां से फाइनल चार्ज Q मान लूं तो मैं एक लाइन में फाइनल वेलोसिटी भी निकाल सकता हूं। और देखो एक लाइन में कैसे करते हैं, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, टाइम वेरी निकालना चाहो वो भी एक फैक्टर है, लेकिन अगर टाइम वेरी निकालना चाहते हैं, मैं फाइनल वेलोसिटी निकालना चाहता हूं इक्विवेलेंट मास, तो यहां पर देखो कैसे निकालना, एक लाइन में समझना। तो एट स्टेडी स्टेट क्या हो जाएगा, एक लाइन का है आंसर, ये समझना, एट स्टेडी स्टेट क्या होगा जरा बताओ। आपने कहा स्टेडी स्टेट पर करंट हो गई जीरो, मैंने कहा बहुत बढ़िया, सिंगल लाइन सॉल्यूशन, काम खत्म, जीरो। मतलब बीबीएल माइनस क्यू बाई सी शुड बी इक्वल टू जीरो। तो यहां से आपने बोला क्यू फाइनल कितना हो जाएगा, आपने कहा सर यहां से क्यू फाइनल हो जाएगा बी बी एल इंटू सी, बहुत बढ़िया, वैल्यू को पुट कर देंगे, यहां से एम बी फाइनल आ जाएगा। तो आपने बोला एम इंटू वी फाइनल, इट शुड बी इक्वल टू एम एम इंटू बी फाइनल, और इधर प्लस है तो प्लस बी एल क्यू, इट शुड बी इक्वल टू एम बी नॉट। बेटा ये एनर्जी इक्वेशन नहीं, ये मोमेंटम इक्वेशन है, जरा ध्यान से देखना, मजा आने वाला है, बहुत बढ़िया। एम वी फाइनल, अब देखना मैं यहां पर क्यू फाइनल की वैल्यू पुट करने जा रहा हूं, बस एक लाइन में सारी कहानी खत्म। क्यू फाइनल कुछ जरूरत तो नहीं किया, ठीक है। तो अब मैं इस इक्वेशन को पुट कर रहा हूं, जरा यहां पे यहीं पे लिख देता हूं, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो दिक्कत आएगी। हाँ, तो ये देखो क्या बन गया, एम वी नॉट इज इक्वल टू एम वी फाइनल प्लस क्यू पुट करेंगे तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी बन जाएगा इंटू वी फाइनल।
दिस इज कॉल्ड एज द इक्विवेलेंट मास। तो अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं तो मेरे पास एक लाइन में आ गया एम वी नॉट इट सिंपली इक्वल टू एम वी फाइनल प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू सी इंटू वी फाइनल। This is this can be depicted as, not exactly, but depicted as the conservation of linear momentum equation. उसकी तरह हम इसको डिपिक्ट कर सकते हैं एंड दिस इज कॉल्ड एज द इक्विवेलेंट मास ऑफ कैपेसिटर। अच्छा भैया, मैं डायरेक्टली एक लाइन में बोल सकता था दैट वी फन इट इज नथिंग बट एम वी नॉट अपॉन एम प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू सी। खत्म, पूरे इक्वेशन में कुछ करना ही नहीं, एक लाइन में आंसर आपका आ गया। अब इसका एडवांटेज देख कहां कहां मिलेगा तेरे को। टाइम वेरिंग भी निकालना होता, इट इज नॉट अ बिग डील, है ना, समय का अभाव है, लेकिन आप घर पे चाहें तो करें, जरूर बिल्कुल करें, या मेरे बहुत सारे लेक्चर्स में मैं ये सब चीजें करता हूं, तो आप भी करना चाहें तो कर सकते हैं। यहां से वैल्यूज को पुट कर सकते हैं इन दिस सिचुएशन, और वो आपका फंक्शन अपने आप बन के निकल कर आ जाएगा। इट्स अ वेरी इजी एंड वेरी डूएबल जॉब, इट्स नॉट अ बिग डील। टाइम के साथ निकालना है, टाइम के साथ निकाल सकते हैं, या इसको डिफरेंशिएट करके वैल्यूज को पुट करना चाहे वो भी कर सकते हैं। तो यहां से Q के अंदर पूरा इक्वेशन I को D को dt लिख देंगे, और V की जगह mv और BLQ का वैल्यू पुट कर देंगे, तो mv नॉट माइनस BLQ, तो पूरा फंक्शन जो है वो Q में बन जाएगा एक कांस्टेंट के साथ, और उसको आप इंटीग्रेट कर देंगे तो यू विल गेट द रिजल्ट ऑफ टाइम वेरिंग आल्सो। ठीक है, अब लेकिन हमें मिल गया सबसे आसान, दैट इज m प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू सी। तो समय के साथ क्या होगा, धीरे 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 कुछ एनर्जी जाएगी और एक कांस्टेंट स्टेडी स्पीड निकल के आ जाएगी। और यहां से अगर मेरे से कोई पूछता क्यू फाइनल कितना है, तो आपने कहा सर क्यू फाइनल हमने लिखा था बी एल इंटू वी फाइनल, बी एल इंटू सी इंटू वी फाइनल, इट्स सिंपली इक्वल टू बी एल सी इंटू एम वी नॉट अपॉन एम प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी। दिस विल बी द रिजल्टेंट वैल्यू। ठीक है ना, और यहां से आप सारा फाइनल चार्ज कितना होगा, फाइनल वैल्यूज कितनी होगी, वो सब चीजें आप यहां से निकाल सकते हो। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आप आसानी से वैल्यूज को पुट कर सकते हो। आपने कहा अच्छा, मतलब मैंने कहा इसको सोचो ना कितना आसानी से कर सकते हो। अब मैं आपसे एक लाइन में क्वेश्चन पूछता, मेरे से एक लाइन में आप आंसर मेरे को बताते, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन को समझना। मैं आपसे बोलता कि बेटा इस पर चार्ज क्यू नॉट है, इस पर माइनस क्यू नॉट है, ठीक है ना, इसको आगे की तरफ एक वेलोसिटी वी नॉट दे दी गई। अच्छा भाई, आपसे पूछा गया अब मुझे बताओ व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी एंड फाइनल चार्ज। अब t बराबर 0 पर वेरिएबिलिटी अलग अलग दे दी गई, तो हाउ टू डिफाइन मोमेंटम ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का मोमेंटम आप कैसे डिफाइन करेंगे। अब आपसे पूछा गया बताओ किसी भी टाइम t पर क्या होगा, t बराबर 0 पे सिचुएशन दे दी गई, आपसे बोला गया फाइंड चार्ज एंड वेलोसिटी एट स्टेडी स्टेट। क्या होगा स्टेडी स्टेट पर चार्ज और वेलोसिटी, सोचो और बोलो, बोल पाएंगे, सोच पाएंगे। सोचा, अब सोच के बस इतना देखना है कि यार पोलैरिटी किस डायरेक्शन में है, पोलैरिटी कैसी मानी जाए। आपने कहा कि देखो सर ये एक कैपेसिटर को भी हम एक मोमेंटम की तरह ट्रीट कर सकते हैं, इट आल्सो हैज अ मोमेंटम। आपने कहा मोमेंटम, तो मोमेंटम की दिशा कैसे माने। मैंने कहा देखो, अगर ये कैपेसिटर होता तो ये सिर्फ कैपेसिटर होता तो इधर की तरफ करंट फ्लो कराता, अगर इधर की तरफ करंट फ्लो होती, मेरे प्यारे बच्चे जरा ध्यान से देखना, तो ये बैटरी भी इधर की तरफ की बनती। यस और नो, सही बात है, पक्की बात है।
अगर मैं यहां पर देखता तो मैं बोलता कि देखो भाई, अगर ये वाली करंट इधर जाती तो इसकी बैटरी भी ऐसे ऊपर की तरफ बन जाती। आपने कहा हाँ भाई, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैं देखूं फंडामेंटली देखा जाए तो दीज टू विल हैव द सेम ओरिएंटेशन। ये कैपेसिटर बैटरी हो गई और ये बीबीएल वाली बैटरी होगी। मैं ओरिएंटेशन की बात कर रहा हूं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज सेम पोलैरिटी। दोनों सेम डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ, राइट। और यही हम सेम पोलैरिटी पढ़ते हैं हमेशा, राइट। जब भी हम पैरेलल कनेक्शंस की बात कर रहे होते हैं, इक्विवेलेंट ईएमएफ की बात कर रहे होते हैं, तो सेम पोलैरिटी मींस दीज टू बिहेव्स एज द सेम पोलैरिटी वैल्यूज। दोनों सेम पोलैरिटी वैल्यूज को डिफाइन कर रहे होंगे। और अगर देखा जाए तो हम ये समझेंगे कि सर दोनों के दोनों, देखो ये भी करंट ऐसे फेंकने की कोशिश करेगा, ये भी करंट ऐसे फेंकने की कोशिश करेगा, तो इफेक्टिवली करंट ऑलरेडी बहुत कम जाएगा। तो वेलोसिटी में कम, क्योंकि करंट अगर ज्यादा फ्लो करेगा तो ज्यादा अपोजिशन आएगा, ज्यादा अपोजिशन आएगा तो ज्यादा गिरेगा, मतलब एनर्जी लॉस ज्यादा होगा। इन दिस केस एनर्जी लॉस कम होगा। इन दिस केस दोनों के दोनों की इच्छा यही है कि भैया ये वेलोसिटी वी नॉट मेंटेन हो, तो दोनों के दोनों सेम पोलैरिटी का क्रिएट कराना चाहते हैं। मतलब अगर ये वी नॉट इधर की तरफ होता तो ये ऐसे ही चार्ज करता। सोचो ना इस जगह पे, यहां पर अगर मैंने सिर्फ इसको वी से आगे फेंका तो इसने इसी पोलैरिटी पे तो चार्ज किया, मतलब इसकी इच्छा यही वाली तो है। अगर इसकी इच्छा यही वाली है तो इसका मतलब भैया दोनों सेम पोलैरिटी पे। आपने कहा बिल्कुल सही। इसका मतलब अगर मैं बात करता तो मैं बोलता इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, तो आप बोलते इनिशियल मोमेंटम हो गया एम वी नॉट प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी। अब आपने कहा सर इसका क्या लिखे मोमेंटम, ये तो क्यू है। मैंने कहा देख भैया, एम इक्विवेलेंट आपने समझा था, तो क्यू से एम को कैसे रिलेट करते हैं वो जरा एक बार ध्यान से देख लो। आपने कहा कैसे? मैंने कहा अरे यार दोस्त, अब आपने कहा देखो, मैंने कहा देखो एम इक्विवेलेंट इट इज सिंपली इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी। इसका मतलब हुआ क्या? आपने कहा सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं देखूं तो Q बाई सी जो होगा ये इक्विवेलेंट इसके करेस्पॉन्डिंग इतना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रहा होगा। पहले ध्यान से देखो कि आपने कहा कि सर इस Q को Q बाई सी कैसे रिलेट करें मोमेंटम के साथ, यहां तो वेलोसिटी है ही नहीं। तो मैंने कहा देखो Q बाई सी इट इक्विवेलेंट टू B इंटू बी इक्विवेलेंट। इसकी वेलोसिटी इक्विवेलेंट कितना हो गया, ताकि आप इजीली रिलेट करके लिख तो पाओ कि भैया ये Q चार्ज किसको इक्वेट कर रहा है या किसकी तरह बिहेव कर रहा है, इनटू L। तो आपने कहा सर इसकी वेलोसिटी जो हो जाएगी इट इज डिफाइंड एज Q अपॉन बी एल सी। कैसे भी देख लो, तो ये जो चार्ज है इट इक्वलाइज दिस वेलोसिटी, क्योंकि ये इतना पोटेंशियल डिफरेंस पैदा कर रहा है। अच्छा, तो मैं यहां पर जब मैं यहां लिखने जा रहा हूं तो वी कैन वेरी सिंपली से इट इज सिंपली इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी इंटू बी फाइनल। सर बी फाइनल कितना होगा? मैंने कहा यार बस इसका देखो कितना पोटेंशियल। मैंने कहा देखो भैया बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी इंटू बी कितना हो गया? आपने कहा क्यू अपॉन बी एल सी। सी से सी गया, बी एल से स्क्वायर चलेगा, ये आ गया एम बी नॉट प्लस बी एल इंटू क्यू। अब फाइनल मोमेंटम ये हो गया इनिशियल मोमेंटम। फाइनल आपने कहा फाइनल मान लेते हैं एम बी हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी इंटू बी फाइनल। मैंने कहा अब फाइनल क्या होगा? मैंने कहा देखो जब बी फाइनल की बात करेंगे तो दोनों का पोटेंशियल आपस में बराबर होना चाहिए। आपने कहा यस सर बिल्कुल होना चाहिए। तो अब यहां पर जो ये वी फाइनल आएगा इसका मतलब क्या होगा? आपने कहा सर देखो यहां पर अगर मैं देखता हूं तो ये जो दोनों का पोटेंशियल है ये आपस में बराबर होगा, मतलब Q बाई सी इट इज सिंपली इक्वल टू बी बी फाइनल इंटू एल। ये आपस में बराबर होंगे, यस और नो? पक्की बात है ना ये? आपने कहा हाँ बात तो बिल्कुल सही है। तो मैंने कहा अगर दोनों का पोटेंशियल आपस में बराबर है तो फाइनली इसकी वेलोसिटी इस तरीके से रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ताकि दोनों का पोटेंशियल आपस में एग्जैक्टली बराबर आ जाए। वी कैन वेरी सिंपली से। आपने कहा हाँ भाई बात तो सही कह रहा हूं। तो अब मैंने यहां पर आपसे कहा कि इनिशियल, अब किसी इंस्टेंट पे चार्ज पे अगर फाइनल वेलोसिटी भी आ गई है तो ये हो जाएगा जाके तुम्हारे पास एम वी फाइनल, और इसको मैं बी फाइनल, तो एम बी फाइनल और ये डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो या तो हम डायरेक्टली बी फाइनल निकाल लें, तो आपने इक्वेट कर दिया, तो बाई पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल, और मैं एम बी फाइनल से डायरेक्टली इक्वेट भी कर दूंगा, मतलब वो फाइनल लिख देता हूं मैं, रिजल्ट पहले यहां पे लिख देता हूं पहले एम बी नॉट
plus BLQ, it should be equal to MB final plus B square L square C into B final। यहां से हमारे पास V फाइनल निकल के आ जाएगा, दैट इज MB नॉट प्लस BLQ अपॉन M प्लस B स्क्वायर L स्क्वायर C। अगर यहां अपोजिट पोलैरिटी होती तो माइनस आ जाता, और V फाइनल निकल के आ गया है तो वी कैन वेरी सिंपली से दैट Q फाइनल बाई C इट शुड बी इक्वल टू B फाइनल इनटू L। ये बात याद रखना हमेशा। बस किसी फाइनल चार्ज, फाइनल पोटेंशियल, फाइनल वेलोसिटी कुछ भी निकाला, खट 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 टपटा दो, खत्म। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आता। अगर सोचना, अगर यही पोलैरिटी अपोजिट कर देता तो क्या रिश्ते में बदलाव आ जाता? सोच मेरे दोस्त, अगर मैं यहां पर बस एक छोटा सा बदलाव कर दूं, माइनस प्लस का चेंज कर दूं, ये माइनस कर दूं, ये प्लस कर दूं, आपने कहा इससे क्या हो गया, मैंने कहा इससे ये हो गया, ये वाला ऐसा, ये वाला ऐसा, मतलब आप अपोजिट पोलैरिटी, तो इसको क्या बोलेंगे? आपने कहा सर कुछ नहीं, इसको बोलेंगे अपोजिट पोलैरिटी। तो अगर अपोजिट हो गया तो क्या चेंज आएगा? आपने कहा अपोजिट हो गया तो अब प्लस नहीं आएगा, या माइनस आएगा, बस यहां माइनस 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 माइनस, खत्म। इतना ही मानना है। तो पोलैरिटी को देख लीजिए, वैल्यूज को पुट कर दीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा, फटाफट सारी कैलकुलेशंस बन जाएंगी। टाइम वेरिंग फील्ड के साथ चाहते हैं तो आपको पूरा फेरेडे लॉ के साथ सोचना पड़ेगा। मतलब अगर टाइम वेरिंग, खैर वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा तो अभी उसके अंदर मैं जा नहीं रहा हूं। मतलब अगर यहीं पर टाइम भी वेरी करा देते, मैग्नेटिक फील्ड का v बराबर b नॉट sin ओमेगा t लिख देते, देन व्हाट विल हैपन, देन द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट विल आल्सो बी देयर। तो उस केस में फिर हमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस की तरफ मूव करना पड़ता है, टाइम वेरिंग फिर चीजें निकल के आ जाती हैं। दिस इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट। अब अगर मैं बात करता हूं प्योर कैपेसिटर सर्किट की, केस 2 इज प्योर कैपेसिटर। इन दिस केस व्हाट विल हैपन, अगर प्योर कैपेसिटर होता बेटा, इन दिस केस व्हाट विल हैपन, अगर प्योर कैपेसिटर सर्किट बनता, अगर रेजिस्टेंस नहीं होता तो क्या होता? मान लेते हैं कि Q बराबर 0 था, T बराबर 0 पे, और इसको V बराबर B नॉट वेलोसिटी दे दी गई, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन दे दी गई। इन दिस केस व्हाट विल हैपन, आपने कहा सर कुछ क्या क्या नया क्या हो जाता है इसमें, इसमें बस आई तो नहीं होता, मैंने कहा हाँ बात तो सही है। तो दिस इज द फिनोमिना दैट विल अकर, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम हम क्या लिखते हैं, BBL माइनस Q बाई C इट शुड बी इक्वल टू 0, और दूसरा फिनोमिना IBL इट शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन दैट इज माइनस का dV बाई dt। नाउ द इक्वेशन में IR खत्म हो जाता, व्हाट फंडामेंटली चेंज इज द IR, फैक्टर में IR का फैक्टर चेंज हो जाता। मतलब दिस फिनोमिना इज वेरी सिमिलर, कि जो अगर हमने पहले देखा था बेटा, तो वहां पर क्या था, यहां पर एक बैटरी के साथ कनेक्शन है, और इसके पहले जो हमने देखा था वो एक प्योर RC सर्किट था। इन दोनों ही केसेस में होता क्या, डिफरेंस क्या होता, आपने कहा इन दोनों केसेस में फाइनल वैल्यूज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको हम बोलते थे, अगर आपको याद हो तो दैट इज कॉल्ड एज वेरी सिंपली, कि ये वाला फिनोमिना भक्क से चार्ज हो जाता था, स्पॉन्टेनियस चार्ज होता था, क्विकली चार्ज होता था, सडन चार्ज हो जाता था, बस्ट ऑफ चार्ज अगर करता था, इवन बस्टिंग होती थी, फटाक से चार्ज हो जाता था। इन दिस केस द चार्जिंग विल बी लिटिल बिट स्लो, राइट। इन दिस केस द एक्सपोनेंशियल इक्वेशन विल बी देयर, और इस केस में धीरे धीरे चार्जिंग कर करेगी। द सेम फिनोमिना यहां पर भी होगा। मतलब अगर मैं यहां पर बात करूं तो ये फिनोमिना हर समय वैलिड है, तो इमीडिएटली चार्ज फ्लो करेगा और इसको इक्वेट कर देगा। ये इक्वेट हो भाई, इनिशियली तो इक्वेट है ही नहीं ना, इनिशियली V या Q 0, ये इक्वेशन वैलिड ही नहीं कि इनिशियली, हाँ इनिशियली इक्वेशन वैलिड हो ही नहीं रही है, बट जैसे ही आप यहां का स्विच क्लोज करोगे, एज यू क्लोज द स्विच, दिस इक्वेशन इज सपोज टू बी वैलिड। अगर इसे वैलिड होना है तो भक्क से चार्ज होता है, इमीडिएटली चार्ज होगा, इमीडिएटली दोनों पे चार्ज इक्वल आ जाएंगे। तो फाइनली वी कैन वेरी सिंपली से इन दिस केस नथिंग विल अकर, द Q फाइनल विल बी इक्वल टू BBL इनटू C, और BBL की वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हो इन दिस इक्वेशन, जैसे कि हमने लिखा है, दैट इज dQ बाई dt, जो हमने अभी मोमेंटम कंजर्वेशन लिखा है, इट्स सिंपल थिंग, B इंटू L इट्स सिंपली इक्वल टू M इंटू माइनस का dV बाई dt। तो यहां से हम लिख सकते हैं दैट MV नॉट माइनस MB फाइनल इट शुड बी इक्वल टू QBL। B फाइनल की वैल्यूज आप यहां पर पुट कर दीजिए, यू कैन गेट द रिजल्ट, या Q फाइनल की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो MB नॉट इट इज इक्वल टू MB फाइनल प्लस
b square L square C into V. Again, the same equation will arise. No effect on the final situations. Everything will be same. The only factor is the change is the immediate charging will occur or immediate bursting of charge will occur. यहां पर भी सेम एनर्जी लॉस होगा जैसे हम यहां पर बोलते थे कि यहां पर एनर्जी बिकॉज ऑफ द वेरी क्विक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण एनर्जी रेडिएट कर जाती है, एनर्जी एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग मूव कर जाती है. इन दिस केस ये फिनोमेना हम रेजिस्टेंस के थ्रू हीट रिलीज होती है, यहां पर हीट रिलीज होती है बिकॉज ऑफ द क्विक मूवमेंट ऑफ चार्ज कारण होती है. द फिनोमेना विल बी वेरी मच सिमिलर, वेरी मच सेम, देयर विल नॉट बी एनी चेंज. दोनों चीजें एक जैसी रहने वाली हैं. नेक्स्ट वी आर गेटिंग इनटू द सिचुएशन ऑफ प्योर इंडक्टर सर्किट. आई बिलीव कि आपको रेजिस्टेंस सर्किट अच्छे से आते होंगे और आई बिलीव कि उसमें बहुत बड़ा क्योंकि चैलेंज नहीं होता है. कई सारे आप लोगों ने क्वेश्चंस बना बना के उल्टा सीधा करके कई होते हैं, तो आई डोंट थिंक इसमें बहुत बड़ा चैलेंज आता है. जस्ट सिंपल द केस ऑफ कि 2-3 डंडे लगा के ऊपर नीचे करते रहते लोग, तो वो 2-3 डंडे आप लोग ला ही लेते होंगे आई थिंक सो, है ना. प्योर इंडक्टर की बात आ जाती है. बाबा प्योर इंडक्टर क्या है? अभी रेजिस्टेंस नहीं, सिर्फ इंडक्टर है. नाउ हाउ द सिचुएशन विल अकर? L and this is V. इनिशियली करंट मान लेते हैं 0 थी, t बराबर 0 पर करंट was 0 and rod is given with velocity v0. रॉड को एक v0 वेलोसिटी दे दिया गया, ठीक है ना. रॉड को अगर हम यहां पर एक v0 वेलोसिटी दे देंगे t बराबर 0 पर, करंट 0 थी, तो इन दिस फिनोमेना दिस आल्सो अकर. और यहां पर सेम सिचुएशन कि यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड B दे दी गई है, दैट इज यूनिफॉर्म इन नेचर, लेंथ इज गिवन एज L, इंडक्टर इज गिवन एज ऑफ इंडक्टेंस L. सेल्फ इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं यहां पे हम. तो जैसे ये आगे होगा तो क्या होगा, यहां पर एक चार्ज पे फोर्स लगेगा, ये चार्ज फोर्स करेंगे तो ये चार्ज इधर से घूमना शुरू करेगा, राइट. इन दिस वे द मोशन ऑफ चार्ज विल अकर. और ये जैसे से आगे जाएगा, करंट इस पे अगर फ्लो करेगी तो करंट पर एक रेजिस्टेंस रेजिस्टिव फोर्स लगेगा जो इस वेलोसिटी का विरोध कर रहा होगा. इंडक्टर करंट का विरोध करता है, कैपेसिटर लगा नहीं है, रेजिस्टेंस लगाने मतलब एनर्जी कोई खा नहीं सकता है. अब इन दिस केस होगा क्या, पहले सोचा जाए होगा क्या. तो यहां पर 3 बातें आपको अपने दिमाग में लानी चाहिए. होगा क्या? पहला, क्या एनर्जी लॉस होगी? सबसे पहले जब सर्किट एनालाइज करो, सबसे पहला क्वेश्चन मन में आता है, सर क्या करें क्या करें. पहले तो आता है इक्वेशन बना लेते हैं, इक्वेशन तो चलेंगे, मैथमेटिक्स तो अभी लगानी है, लेकिन पहले सोचते हैं कि इन्फिनिट टाइम के बाद, लॉन्गर टाइम के बाद आखिर इसके अंदर क्या होने वाला है, व्हाट फिनोमेना विल अकर. तो वी कैन वेरी सिंपली से कि देखो भाई, फिनोमेना की अगर बात की जाए तो यहां पर 2 बातें हैं जो अपने को ध्यान रखनी है. बोलो क्या? बोलो 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 ना. क्या आपने कहा एनर्जी खत्म होगा क्या? आपने कहा देखो सर ऐसे तो प्योर कैपेसिटर भी लगा था, रेजिस्टेंस यहां है नहीं, रेजिस्टेंस होता तो एनर्जी खा जाता. तो L तो नॉन डिसिपेटिव है. आपने कहा ऐसे तो कैपेसिटर भी नॉन डिसिपेटिव है, बट वहां एनर्जी खत्म हुआ ना. यहां पर भी तो ये कैपेसिटर है ना, यहां पर भी तो कोई एनर्जी नहीं था, बट यहां पर तो एनर्जी खत्म होगा ना. आप बोल रहे हो सडन चार्जिंग होगी तो एनर्जी लॉस होगा. यस, यहां पर एनर्जी लॉस अकर करेगा, वही सेम अलग अकर करेगा जो पहले किया. तो सर यहां पे भी तो हो सकता है. मैंने कहा नहीं, नो एनर्जी लॉस विल अकर. क्यों? इन केस ऑफ कैपेसिटर, सडन मोशन ऑफ चार्ज, इमीडिएट बस्टिंग ऑफ चार्ज इज पॉसिबल. तो वहां जो एनर्जी रिलीज हुई, इट इज बिकॉज ऑफ क्विक मूवमेंट ऑफ चार्ज, बिकॉज ऑफ सडन बस्ट ऑफ चार्ज, बिकॉज ऑफ फक से चार्ज हुआ, इसलिए हुआ. बट इंडक्टर जो होता है ना, इंडक्टर एक बहुत प्यारी चीज है. वो कोई काम अचानक से करने, वो कोई चेंज नहीं करने देगा फ्लक्स को. तो करंट कैन नॉट मूव सडनली, सो देयर विल नॉट बी एनी इंपल्सिव लॉसेस ऑफ एनर्जी विल अकर. तो इंपल्सिव लॉस भी नहीं होंगे. और एल क्या इंश्योर करता है? नो सडन मूवमेंट. तो नो इंपल्सिव लॉस. तो इंपल्सिव लॉस भी अकर नहीं करेंगे. अच्छा भैया, मतलब एनर्जी खाने वाला कोई नहीं है. ठीक बात लग तो रहा है. इक्वेशन से भी समझ लेते हैं एक बार, क्या ऐसा होगा क्या?
आपने का इक्वेशन अगर देखा जाए तो समझ में आता है कि किसी क्षण पर अगर बीबीएल हो गया तो माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी इट शुड बी इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, आपने कहा दूसरी बन जाएगी आई बी एल इट शुड बी इक्वल टू एम माइनस डीवी बाई डी टी। कुछ ऐसी ही तो कहानी बन रही है। बात तो सही है। तो अगर मैं यहां पर समझने की कोशिश करूं तो आपने कहा यार ये फिनोमिना तो यहां रिलेट हो जाएगा। तो डी बाई डी टी जो होगा वो डी टू बी बाई डी टी स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा। तो यहां पर वेलोसिटी अगर समझा जाए, क्यों गुरु, अगर वेलोसिटी को समझा जाए तो आई का डिफरेंशिएशन ही यहां पे पुट करना है। तो आपने कहा कि सर मैं यहां से लिख सकता हूं दैट डी आई बाई डी टी इज नथिंग बट एम अपॉन बी एल टाइम्स ऑफ डी टू बी बाई डी टी स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। और अगर मैं इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दूं तो वी कैन वेरी, अच्छा ये एल दूसरा है, ये एल दूसरा है। प्लीज कीप दिस इन माइंड कि ये वाला एल जो लेंथ का है और वो जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस का है। इसलिए इसको ऐसे दिखाएंगे ना, एल वाला देखे रहेगा ना, तो इसमें गलती होती है कई बार। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो मेरे पास आ गया बी बी एल इट शुड बी इक्वल टू माइनस एस प्लस, उधर जाएगा माइनस, माइनस साइन के साथ एल इंटू एम अपॉन बी इंटू स्मॉल एल इंटू डी टू बी बाई डी टी स्क्वायर। तो मेरे पास फंक्शन बन जाएगा दैट द चार्ज पार्टिकल विल ऑसिलेट, सॉरी द रॉड विल ऑसिलेट, तो डी टू बी बाई डी टी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू बी अपॉन एम इंटू कैपिटल एल विद अ माइनस साइन। और ये v के साथ कोफिशिएंट में आ गया, इसको v को बाहर रख देता हूं। तो अगर हम देखेंगे तो दिस फैक्टर विल बी डिफाइंड एज ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से बोल सकता हूं द वेलोसिटी विल बी इक्वल टू v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। टी बराबर जीरो पे वेलोसिटी जीरो है तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू की वैल्यू निकल के आ जाएगी। मतलब द फंक्शन विल बी v बराबर v नॉट cos ओमेगा टी, एंड फ्रॉम देयर वी कैन डिफाइन द वेलोसिटी। वंस वी नो द वेलोसिटी वी कैन डिफाइन द करंट एज वेल। So in this case, the motion of rod will be a simple harmonic motion. The rod will perform SHM. Rod क्या perform करेगी बेटा? Rod will perform SHM. No energy loss will occur. बहुत बढ़िया। अब यहीं से एक गेम और पलटता हूं। क्या कहानी समझ में आ गई? देख लो भैया जरा। हो गया बेटा, समझ में आ गया? करेक्ट है। अब हमने कहा कि भाई मेरे एक छोटा सा काम और कर लो। बोलो क्या? मैंने कहा देख भाई, अगर हम सिंपल सी बात ये करते हैं, हाँ, अब जरा ध्यान से देखना, अगर इसी सिचुएशन में इन द वेरी सिमिलर सिचुएशन, इन द वेरी सिमिलर सिचुएशन अगर इंडक्टर के साथ एक रजिस्टर और आ जाता, एल एंड आर कॉम्बिनेशन बन जाता, सर नाउ द डिसिपेशन विल अकर। यस, नाउ द डिसिपेशन विल अकर इन दिस सिचुएशन। अब आ गया अपना थर्ड, दिस इज एल आर सर्किट विद मोशनल ईएमएफ। ठीक है ना?
तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हो जाती है बेटा, दैट इज सिंपली डिफाइंड कि अगर मैं इसको किसी वेलोसिटी v नॉट से आगे की तरफ फेंक देता हूं तो क्या होगा। तो आपने कहा देखो सर, अब इक्वेशन की बात करें तो आपको बोला गया दैट एट t इक्वल्स टू 0 द करंट वाज 0, सिचुएशन स्विच क्लोज था, ये सब कुछ ऐसे था, इसको धक्का दे दिया गया अचानक से, करंट नहीं थी सर्किट के अंदर, I इक्वल्स टू 0, रॉड इज गिवन वेलोसिटी v नॉट, रॉड को एक वेलोसिटी v नॉट दे दी गई। नाउ व्हाट विल हैपन, क्या होगा। आपने कहा सर इक्वेशन मान लेते हैं किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे BVL एट एनी टाइम t, कुछ करंट फ्लो कर रही होगी तो माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर, इट शुड बी इक्वल टू 0। तो आपने कहा सर अब एक आई आर का फैक्टर एक्स्ट्रा आ गया। अब करंट जब फ्लो करेगी तो करंट अगर आई जाएगी तो इस पर एक फोर्स लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, फोर्स लगेगा जो इसकी वेलोसिटी का विरोध कर रहा होगा, और यही लेंज लॉ बोलता भी है। तो सेकंड इक्वेशन तो प्रीटी मच सेम रहेगी, दैट आईबीएल इट शुड बी इक्वल टू माइनस का m इंटू माइनस का डी बाई डी टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चे जो अपने को समझनी है, बराबर माइनस का डी बाई डी टी। आपने कहा सर ठीक है, अगेन द सेम सिचुएशन इज देयर, तो आपने कहा सर यहां से तो वही सेम कहानी बन के आ गई कि डी बाई डी टी इज नथिंग बट सिंपली m अपॉन बी एल इंटू dv by dt with a negative sign, and we can put this value in the situation. Now the situation जो थोड़ी सी अलग हो जाएगी वो यहां पर i की जगह माइनस का dy dt आ जाएगा। तो आपने कहा सर अब सिचुएशन जो आ गई वो i की जगह ये यहां आ गया वैल्यू, तो बन गई bbl माइनस, अब क्या बन गया बेटा, आपने कहा l m इंटू एल, सॉरी m इंटू एल अपॉन bl मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी d2b by dt स्क्वायर, माय मिस्टेक, d2b by dt स्क्वायर विद माइनस माइनस यहां प्लस हो जाएगा बेटा, ये इसका भी माइनस था तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो प्लस का आई कितना हो गया बेटा, आपने कहा m अपॉन bl, ठीक है, और ये क्या हो गया dv बाई dt। तो आपने कहा कि सर अब इस इक्वेशन को देखें तो कुछ समझ में आती है बात। आपने कहा क्या, मैंने कहा देखो भाई अब जरा इक्वेशन को करो तो d2 बाई बाई dt स्क्वायर प्लस, अब मैंने सारे इधर मल्टीप्लाई हो गए तो bl m तो था इधर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, यहां पर l था ये वाला l, तो ये l यहां नीचे आ जाएगा, तो 1 अपॉन l यहां बन गया क्योंकि ये सेम चीज थी बेटा, यहां पे देखो, और एक r यहां और था, सॉरी मैंने r नहीं लिखा, तो यहां बन गया r बाई एल कॉम्बिनेशन, r बाई एल इंटू db बाई dt प्लस यहां पर बन जाएगा जाके b स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन m और कैपिटल का L, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में यहां पर v आ गया, इट शुड बी इक्वल टू, मैंने क्या किया सिर्फ bl कॉमन ले लिया, bl पूरे मल्टीप्लाई कर दिया और ml का पूरे में डिवाइड कर दिया, तो यहां पर r बाई एल mm सब कैंसिल हो गया, ये फैक्टर। मैंने कहा जरा घूरो ध्यान से, ओए ओए, अगर ध्यान से घूरो बेटा तो क्या ये इक्वेशन डैम्पिंग के टाइप की नहीं लगती, सोचो ना, डैम्पिंग की इक्वेशन नहीं लग रही, याद आ रहा है डैम्पिंग, गेम ऑफ डैम्पिंग याद आ रहा है, सोचो बच्चा, तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डैम्प कर जाएगा। याद करो जब किसी एक कोई ड्रैग फोर्स लग जाता था F बराबर माइनस का बीवी का, तो हम लिख देते थे ना कि नेट फोर्स जो हो गया दैट इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स माइनस बीवी, तो एम ए इट इज इक्वल्स टू माइनस बीवी माइनस के एक्स, तो जब इसको इधर लेकर आते थे तो वी पुट इट लाइक एम ए प्लस बीबी प्लस का के एक्स, इट शुड बी इक्वल, ये तो डैम्पिंग इक्वेशन थी, तो ए बराबर लिख देते थे डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, इफ यू रिमेंबर दिस थिंग, प्लस बी बाई एम इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस के बाई एम इंटू एक्स, इट शुड बी इक्वल टू 0। अगर याद हो मेरे दोस्त तो हम लोग यहां पर दो बातें लिखते थे, इसको हम बोलते थे ओमेगा नॉट, दैट इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर, ऑसिलेटर की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती थी, राइट, और यहां पर अगर हम बात करें तो इसको रिप्रेजेंट करते थे 2 गामा के साथ, दैट इज कॉल्ड एज द डैम्पिंग कांस्टेंट।
कुछ याद आ रहा है? और हम यहां पर बोलते थे द सोल्यूशन ऑफ दिस अंडर द कंडीशन ऑफ अंडर डैम्पिंग, क्योंकि जनरली हमारे केस में हम लोग अंडर डैम्पिंग की बात कर रहे होते हैं। तो इन केस ऑफ अंडर डैम्पिंग व्हेन गामा, जो ये गामा की वैल्यू है, ये बहुत छोटी हो जाती है ओमेगा के रिस्पेक्ट में, यही तो हम लिखते थे अंडर डैम्पिंग के केस में। और उस केस में हम लोग बात करते हैं द सोल्यूशन दैट एग्जिस्ट दैट एम्पलीट्यूड विल बी इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस गामा टी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। हियर ओमेगा इज डिफाइंड एज अंडर रूट के अंदर ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस गामा। देखो बच्चों, क्या ये याद आता है? कोई परेशानी? बेटा ये सिंपल सा सोल्यूशन था। इन द वेरी सिमिलर केस वी कैन आल्सो गेट दिस वैल्यूज, और यहां पर ये हो जाएगा बेटा अपने पास डैम्पिंग कांस्टेंट दैट इज डिफाइंड एज 2 गामा एंड दिस इज कॉल्ड एज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी दैट इज कॉल्ड एज ओमेगा नॉट, राइट? तो इन दिस केस द सॉल्यूशन दैट एग्जिस्ट फॉर दिस वेलोसिटी इज सिंपली डिफाइंड एज v बराबर v नॉट e की पावर माइनस गामा t इनटू साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि t बराबर 0 वैल्यू डालेंगे तो v नॉट है, तो यहां पर 5 किलो पाई बाई 2 निकल के आ जाएगी। तो 5 शुड बी इक्वल टू पाई बाई 2 एज पर द बाउंड्री कंडीशंस। गामा की वैल्यू वी कैन वेरी सिंपली से इट इज r अपॉन 2l एंड ओमेगा इज सिंपली डिफाइंड एज अंडर रूट के अंदर दिस ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस गामा का स्क्वायर एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट्स। आपको फर्दर कुछ पूछा जाता है तो आप यहां से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो ये फिनोमिना हो गए, ऑल टाइप ऑफ सर्किट्स आर हियर, राइट? तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और मोशनल ईएमएफ के कॉम्बिनेशन के साथ, उनके सर्किट के साथ किस किस तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं, वो आज के इस लेक्चर में हमने देखा, सीखा, समझा। कुछ क्वेश्चंस इस पर बेस्ड मैं लाया हूं ताकि आप इनको होमवर्क में जरूर करें। दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ द पाथफाइंडर। आई थिंक यू मस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द होमवर्क। दिस इज गुड क्वेश्चन। जब ये अंदर करेगा, अंदर जाएगा, यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो करस्पॉन्डिंगली जो चार्जेस होंगे वो आपका मोशन को हिंडर करेंगे, अपोज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में पैदा होगी और वह इसकी वेलोसिटी को, ओमेगा को रिड्यूस कर रही होगी। From that particular context, you can reduce the values and get the answers. This is also the combination of magnetic movement and induced electric field. इनका combination है ये। अच्छा क्वेश्चन है, you must solve this question. It's a good question. And again, this is the question of INPHO 2017, I think so. नहीं, 17 का नहीं है, 19 का है, 19 का आई थिंक सो। ठीक है, देख लेना एक बार। INPHO क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, बट समझना इसमें इतना ही है कि फाइनली जब ये घूमने लग जाएगा तो इट विल आल्सो हैव इट्स ओन मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका एक ही हिंट है दैट बी फाइनल इज नॉट जीरो, दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट Ni, where Ni is called as the current per unit length, right? So these are the things about this. Hopefully आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी और हमने सारे सर्किट्स सॉल्व कर लिया है। डू सॉल्व असाइनमेंट, बच्चों असाइनमेंट सॉल्व करते रहिए, और अगर आपको इसमें और सारी बातें पढ़नी है, समझनी है, तो कमेंट में बताते रहिए कि क्या क्या चीजें और भी हैं, क्या क्या हम लोग और लाना है। तो आपकी जितनी आवाजें हमारे तक आएंगी, उम्मीद कर रहे हैं कि हम इस सीरीज को और बेहतर तरीके से और इलेबोरेट तरीके से हम आपके पास बहुत सारी चीजें लेकर आते रहेंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर दिस वंडरफुल सेशन। हैव अ वेरी ग्रेट डे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।